हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार जय महादेव विद्याकुल के साथ जारी रखेंगे। जिसका था बेसब्री से इंतजार, अब वो घड़ी आ गई है। अब हम पढ़ेंगे क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक, मात्रक और मापन। ठीक है, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत मुस्कुरा रहे होंगे, मजे के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि वो सपना साकार करना है माँ बाप का आप लोगों को। तो ऐसे ही पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार जारी रखें। जी हाँ, बिल्कुल। आपके लिए आज का थॉट्स ऑफ द डे ये है कि सपना, जी हाँ बिल्कुल, जो ड्रीम्स आप एक देखेंगे लेकिन मुश्किलें हजार आएंगी। सपने आप एक देखेंगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। जी हाँ बिल्कुल, वो मंजर बहुत, वो समय, वो अलग ही खुशी होगी, अलग ही जुनून होगा जब एक आप सफल हो जाएंगे। और वो मंजर, वो समय इतना खूबसूरत होगा कि जब आपका सफलता, आपकी कामयाबी आपकी क्या करेगी, शोर मचाएगी। तो चलिए, आज का पठन पाठन की प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। तो कैसे हमको पढ़ना है, सबसे पहले ये हम डिसाइड कर ले। देखिए, लर्निंग का सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है मेरे बेटे कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले उसको हम कुछ पार्टों में डिवाइड कर लें कि हमको ऐसे, ताकि एक माइंड मैप बन जाए कि हमको इस टॉपिक के बाद ऐसे पढ़ना है, इस चीज के बाद ऐसे पढ़ना है। तो हमारे दिमाग में लगातार एक मैप बन जाता है अंदर से। अगर हम कहीं भी शांत बैठे रहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हाँ, सबसे पहले हमको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है, मात्रक के बारे में पढ़ना है, मात्रक क्या होता है। मात्रक के आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि मात्रक में राशियां कैसी होती हैं, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम सिलेबस में क्या है वो पढ़ना है, पढ़े वही जो एग्जाम में आए। सारे कुछ नहीं पढ़ना है आपको, पीएचडी नहीं करना है आपको, ऐसी चीजें वो भी पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में नहीं आ रहा, तो भले पढ़िए वही। पढ़ना एग्जाम में, किताबें में तो बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो आपको पढ़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे लाल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसको 3 पार्टों में हमने डिवाइड किया है, जिसको कहते हैं पार्ट का। ठीक है, तो मापन के मात्रक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मापन के मात्रक के बारे में, किसी भी भौतिक राशि को कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे मापते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि मापन की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम चीजों को मापें। तो वो चीजें हमको बेहद जरूरी है ना जिंदगी के लिए भाई। तो भौतिक राशि को उसके बाद हम मापना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद मूल मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कोई भी चीज कहीं भी माप दी, तो मूल मात्रक उसके लिए बनाया गया। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है उसको मानेंगे। ठीक है, तो मात्रकों की फिर पद्धतियां के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी एक सिस्टम जो बनाई गई पढ़ने के लिए, पठन पाठन के लिए, कि इसकी एक जो सिस्टम बनाई गई जिसको सभी फॉलो करेंगे, कि वो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो वो सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। एमकेएस एक होता है, एक सीजीएस होता है और एक होता है एफपीएस। ठीक है, एफपीएस एक ब्रिटिश वाला था, उस समय ब्रिटिश का बोलबाला था, इसलिए एफपीएस भी आया। बाद में भाई सबको काट छाट के एक कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कौन चीजें कहां से आई। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। कहने का मतलब कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ताकि हमको ये दिमाग में क्लियर हो जाए कि चूंकि जो चीज पढ़िए उसका एग्जाम्पल के तौर पे आप वो समझने का प्रयास करिए कि हमने इसको पढ़ा, इसका क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे ना। ठीक है, तो फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने इसको दूसरे पार्ट में क्या डिवाइड किया कि हम डायमेंशनल एनालिसिस, विमी विश्लेषण क्या होता है उसको पढ़ेंगे। इसको मेरे लाल बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसको पढ़ते हैं मेरे बेटे, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे कि विमी का जो विमा सूत्र होता है, विमा सूत्र भी आता है आपका, भौतिक राशियों की विमाएं कैसे निकालती हैं, विमाओं का उपयोग क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। कि अगर आपको कोई फार्मूला नहीं भी पता है और आप उसको चेक करना चाहते हैं, आपने कोई फार्मूला लिखा और उसको मान लीजिए आपसे गलती हो गई, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सही है कि गलत है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं किसके मेथड से। आपको अगर ये बीमा निकालना आता है तो आप उसको चेक कर पाएंगे आसानी से, वो कैसे, वो हम आपको आज ही इसी वीडियो में, जी हाँ बिल्कुल, एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर बेसिक टू एडवांस लेवल, शून्य से लेकर शिखर तक का सफर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। बीमा विश्लेषण की सीमाएं क्या हो सकती है, उसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है, जब उपयोग पढ़ेंगे तो उसकी औकात क्षमता पढ़ेंगे, इतनी दूर तक तुम जा सकते हो भाई साहब। ठीक है, इतनी दूर तक हम चीजों को कर सकते हैं। आगे मापन में त्रुटियां क्या क्या हुई भाई। अगर आपने कोई चीज मेजरमेंट करने की कोशिश की, सपोज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी चीज मापते हैं, तो क्या एकदम एग्जैक्ट सही मापते हैं। कहने का मतलब ये तो कह रहा हूं हाँ सर 1 केजी चीनी लिया तो वो मीटर वाला काटा सर 1 केजी लिखा था, नहीं।
थोड़ी बहुत एरर रह जाती है। किसी चीज को आप काम करते हैं तो थोड़ी बहुत एरर रही जाती है। तो जब मापन आपने किया तो उसके अंदर त्रुटियां कैसे हुई, एरर क्या होता है, एरर की एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले लास्ट में एरर को पढ़ के फिर इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे मेरे लाल, फिनिश कर देंगे। तो आज का पठन पाठन की प्रक्रिया को थोड़े से बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भौतिक जगत होगा, सबसे पहले अध्याय 1 में आपका पहला चैप्टर कि क्लास 11th में जब आप खोलेंगे एनसीईआरटी, आप किसी भी बुक से पढ़िए, नो डाउट एनसीईआरटी भी पढ़िए, आप कुमार मित्तल की पढ़िए, किसी भी बुक के पढ़े। मैं किसी की बुक की बात नहीं कर सकता, मैं किसी की बुक के फेयर में नहीं हूं। हालांकि आप यहाँ इतना पढ़ लेंगे कि आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए आज के पठन पाठन की प्रक्रिया को लगातार शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, स्टार्ट विद जीरो से शुरू करते हैं। तो भौतिक राशियां, भौतिक राशियों से पहले सबसे पहले हम ये समझ लें कि राशि क्या होती है। नहीं, भौतिक राशि के बारे में तो पढ़ेंगे, ये तो कहीं नहीं भागा जा रहा सर। तो सबसे पहले आप ये पढ़ा दीजिए कि राशि क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आज की हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, राशि से स्टार्ट करेंगे मेरे लाल। कहां से? राशि से, ठीक है। शुरू किया जाए, एक जोश के साथ शुरू करेंगे और शुरू से लेके लगातार बने रहेंगे, भूलिएगा मत, रुकेगा नहीं। पब्लिक क्या बोलती, स्टार्ट करते हैं, पब्लिक क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पठन पाठन की प्रक्रिया में। सबसे पहले हम लेते हैं आज की राशि किसे कहते हैं, राशि क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। राशि, राशि को बोलते हैं बेटा क्वांटिटीज, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है कि कोई चीज कितने मान लीजिए कोई भी चीज तो बहुत चीज से चीजें हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत से सारे पत्थर हैं, मान लीजिए आप चीनी को मेजर करें, चीनी बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब है कि राशि को कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ ये राशि, ये क्वांटिटीज है, ठीक है। तो जिसको आप संख्यात्मक मान दिया जा सके, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, एग्जैक्ट ये 5 केजी चीज है, ये मार्कर 10 ग्राम का है, सोने की चैन भैया 10 किलो का है। 10 किलो सर तो बहुत महंगा हो जाएगा, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे आप तो इससे भी ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहले पढ़ते हैं राशि क्या होती है, ठीक है, राशि क्या होती है। चलिए इधर ध्यान दीजिए भाई, जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सके, जिसे संख्यात्मक मान दिया, उसके आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। जिसे संख्यात्मक यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सके उसे क्या कहते हैं भाई, राशि कहते हैं। राशियां भाई ढेर सारी है हमारी जिंदगी जीवन में, आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भौतिक राशियां जो यहाँ पे थी, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राशि तो जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू दिए उसको हमने राशि बोला। सर फिर ये भौतिक राशि क्या है सर। तो सबसे पहले ये समझिए कि आप पढ़ तो रहे हैं भौतिक विज्ञान, सबसे पहला चैप्टर, अभी आप 10th से आए हैं या फिर अभी आप बेसिक चल रहा है आपका एडवांस लेवल, या फिर आप 12th पास आउट हो चुके हैं, अभी आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कुछ चीजें बेसिक आपके टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो सबसे पहले आप ये समझते हैं कि यार सर भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि क्या है, जैसे मान लीजिए आपका भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान उनको कहते हैं मेरे लाल कि भौतिक विज्ञान होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक जगत यानी कि नेचर की जो प्रकृति में आपकी घटनाएं हो रही हैं, आपका उठना बैठना, लौटना सोना खाना पीना दौड़ना भागना, ये सब क्या है जो आप चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें क्या है, फिजिक्स है, दैट इज द फिजिक्स। तो वो फिजिक्स है भाई जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है। तो जैसे राशि को हमने पढ़ा, वैसे अब भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती है जो भौतिक के नियमों का पालन करती है, जो फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग चलती है, जो फिजिक्स के नियमों का पालन करती है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। सभी को क्लियर है? एक बार ये देख लीजिए इसको, वे भौतिक, इसको मैं पढ़ देता हूं, वे सभी राशियां जिनका मापन मेजरमेंट, जिनका मापन, अभी सबके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन करके, बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। भौतिक विभिन्न नियमों व सिद्धांतों, वही प्रिंसिपल के नियमों का, ऐसे आप सरल भाषा में लिख सकते हैं, वे सभी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, वे सभी राशियां, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और करके लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, वे सभी राशियां, ठीक है, जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, जो भौतिक नियमों का पालन करती हैं, ठीक है, नियमों का पालन भैया, पालन पोषण, ठीक है,
मत पालन पोषण वो नहीं होता है सर, ठीक है। तो जो भौतिक के नियमों का भाई पालन करेंगे उसके क्या करेंगे, भौतिक रास कहेंगे। क्या कहेंगे मेरी लाल, भौतिक रास कहेंगे, ठीक है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, भौतिक रास पे रुकेंगे नहीं जाएंगे, इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो भौतिक राशि अगर आपने पढ़ लिया तो अभी मात्रकों का हम चयन करेंगे, लेकिन हम राशियों के बारे में सबसे पहले पढ़ ले। तो इसके बाद आता है क्या, मूल राशि। क्या आता है मेरी लाल, लिख लेते हैं ये मार्कर चेंज। अब हम आते हैं मूल राशि। सर भौतिक राशि में तो ढेर सारी राशि हैं, तो उसमें से हम कॉमन चीजों को क्या यूज कर सकते हैं कि मूल राशि सर क्या हो सकता है, ठीक है। मूल राशियां, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी। अरे नाम से दिख रहा है यार क्वांटिटी, आप फिजिक्स के तो आधे से ज्यादा चीजों को सिर्फ नाम से, यथा नाम तथा गुण के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि अब मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां वे राशियां होती हैं, पहले हम राशि के बारे में पढ़ लिए, भौतिक राशि के बारे में पढ़ लिए। तो मूल राशि क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। वे राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, कहने का मतलब होता है कि जो बेसिकली किसी भी दूसरे राशि पे, किसी भी दूसरे भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बारे में समझते हैं, ठीक है, कि वे राशियां, पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको। देखिए नोट्स बनाते रहिए, नोट्स मेकिंग खुद के हाथों का होना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूं, अपने सारे लेक्चर्स में ये कहता हूं, बार बार अपने सेशन में एक ही चीज दोहराता हूं, जो आपके अंदर ताकत है ना, वो आपके अंदर जो आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता ना, वो असीमित है, वो असीमित है, ठीक है। और होता क्या है कि किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि सामान्य मनुष्य का सीमित ज्ञान उसको अपने परे देखने नहीं देती। तो अपने आपकी जो बौद्धिक क्षमता है बेटे वो असीमित है, तो आप अपने ज्ञान को, अपने नोट्स को अपने हाथों से बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम में आप एक बार देखें तो आपके सारे दिमाग में वो चीजें बार बार करने लगे। तो वो बेस्ट प्रोसेस होता है कि आप अपना नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। चलिए मूल राशियां क्या होती है कि वे राशियां, क्या वे भौतिक राशियां कह लो या फिर वे राशियां कह लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वे राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्णतया क्या होती हैं, स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है। कहने का मतलब क्या है कि वो किसी भी अन्य राशि पे, कोई भी भौतिक अन्य राशि है उस पर वो डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, तथा जिन्हें परस्पर संबंधित ना किया जा सके, जिन्हें परस्पर, नोट्स अच्छे तगड़े से बनाइएगा, परस्पर संबंधित ना किया जा सके, न किया जा सके, क्या कहलाती भाई, मूल राशि। इसीलिए तो इसको मूल राशि कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, मूल राशि कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है भाई। तो मूल राशियां जो होती है बेसिकली वो 7 है, टोटल क्या है, ये कुल 7 होती है। अब वो 7 क्या है वो हम बताते हैं आपको। देखिए कैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज मेजरमेंट करना हुआ, ठीक है, आपको कोई चीज मेजर करनी हुई, सपोज मान लीजिए आपको ये मार्कर है, अब इसको मेजर करना हुआ, आपको हमारी हाइट है उसको मेजर करना हुआ, तो उसके लिए क्या है कि आपने एक पैमाना बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया कि हम इसको ऐसे मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, कैसे, इसको हम इस भाई लंबाई है तो इसको भाई कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ये एक बीता है, ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोल पा तू कि एक बित्ता भैया, दो बित्ता का चुप रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो इंसान छोटा है बड़ा है उसको एक मेजरमेंट किया गया। चीनी आप लेने जाते हो तो आप कहते हैं क्या, 2 लीटर चीनी, तेल लेने जाते हो आप 2 किलो चीनी, तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है। तो एक मूल राशि ये क्या है, टोटल 7 है। वो जैसे क्या है आपकी, क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कलर चेंज लिख देते हैं, ठीक है। कलर कौन सा ले लें सर, दिखता है व्हाइट ले लें अभी, ठीक है। भाई क्या है, लंबाई है आपका किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, द्रव्यमान। ये सब भौतिक के नियमों का पालन करती हैं। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भौतिक के नियमों का पालन नहीं करेगी, वो स्थान नहीं घेरेगी, वो द्रव्यमान का कुछ वेट नहीं होगा। वेट को कैसे मेजर करेंगे भाई, आप हैं कितने किलो के, आपको मेजर करेंगे, भौतिक के नियमों का पालन करेगी कि नहीं करेगी,
ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय लगातार चल रहा है, कितना समय लगेगा सर समझने में? कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं, तुरंत समझ लोगे, ठीक है, ठीक है। ताप, ठीक है, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। आप देख रहे हैं करंट, वैद्युत धारा, कौन धारा? वैद्युत धारा, ठीक है। एक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पदार्थ की मात्रा तो खैर उसकी जरूरत खास पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए, ठीक है। और एक होता है ज्योति तीव्रता, क्या होता है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये 7 होती है। ये मूल राशियां हैं। कहने का मतलब किसी भी चीज है, कोई चीज कितनी बड़ी है मोटी है, उसको एक चीज ये है कि वो लंबाई है, दैट इज क्या है? मूल राशियां। ये सब क्या है भाई? मूल राशियां। ये सब क्या है मेरे लाल? मूल राशियां, ठीक है। द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, जो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब क्या मूल राशियां? क्यों? क्योंकि ये पूर्णतः स्वतंत्र है। कहने का मतलब यह है कोई चीज का द्रव्यमान वस्तु का वेट है, किलो है, उसको लंबाई में मेजर करते हैं क्या भाई? कोई चीज आप जाते हैं तो आप ये कहते हैं क्या भैया 5 मीटर हमको चीनी दे दीजिए, ऐसे कहते हैं क्या? अंकल जी आंटी जी हमको 5 मीटर चीनी दे दीजिए। तो भाई आप 5 मीटर चीनी को, चीनी तो एक प्रकार की द्रव्यमान हो गई, राशि हो गई, राशि हो, भौतिक के नियमों का पालन कर रही है, वो राशि है। उसको आपने मेजरमेंट के तौर पे कहा कि हमको 5 मीटर, तो लंबाई आपने मानक स्टैंडर्ड क्या है? लंबाई 5 मीटर, और उसको आप क्या बोल रहे हैं? द्रव्यमान है 5 मीटर। तो इसको परस्पर आपस में किसी इनमें से किसी भी राशि को, किसी भी चीज को आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं किया जा सकता। मान लीजिए वैद्युत धारा है, ठीक है, आप क्या भैया 10 किलो करंट लग गया सर हमको, ऐसे होता है क्या? नहीं। तो कहने का मतलब इसमें से ऐसे समय है सर हमको 5 मिनट तेल दे दीजिए, हो सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो कहने का मतलब यह है, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए, उसको ध्यान समझिए कि अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लीजिए समझने का। समझ पा रहे हैं आप? दिमाग में आपके खोपड़ी में घुस जाना चाहिए कोई चीज, और आज के बाद ये चीजें कभी हमेशा के लिए क्लियर रहे। जानते तो आप सब कुछ है, लंबाई के बारे में जानते, द्रव्यमान के बारे में जानते तो आप सब कुछ है, लेकिन आपके दिमाग में एक एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन होती है, जो नोट्स के, जो आपकी एकदम ऐसा लगे कि हाँ एक पढ़े लिखों की भाषा है, तो वो आपको समझना चाहिए, कि इसलिए हम आपको समझाने का प्रयास करें। तो ये क्या है भाई? पूर्णतया स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। लंबाई किसी, आप भाई कितने लंबे हैं, आप इंडिपेंडेंट है, आप किसी के ऊपर चढ़ के लंबे नहीं हुए हैं इतने। वो जो लंबाई है, एक्चुअल लेंथ है आपकी, वो क्या है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनीवन, ठीक है। दूसरी बात, इनको आपस में संबंधित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मेरे लाल, नहीं कर सकते। समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो जैसे मैं हट जाता हूं, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो 1 सेकंड के लिए जैसे मैं हटता हूं ना, जैसे मैं हट गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है। तो ठीक है, अब हम ये समझते हैं, मूल राशियां पढ़ लिए, तो मूल राशि के बारे में पढ़ लिए, तो इसका एक मात्रक भी तो होगा सर, क्योंकि भाई आपने कहा कि जब सर किसी भी राशि को मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम, जैसे 5 किलो, तो 5 एक आपने न्यूमेरिकल वैल्यू दी। अब ये मात्रक किस पे डिपेंड करेगा वो मैं बताता हूं आपको। तो 5 किलो चीनी, तो 5 आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी इंसान को, और क्या काम किया? एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपने दिया 5 केजी, तो 5 आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी, और आपने उसके साथ एक यूनिट को ऐड किया, दैट इज NU, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अब इसके आते हैं कि मूल राशियों के मात्रक क्या होते हैं। इसके कुछ मात्रक हैं सर, इसको मेजर कैसे करेंगे सर, वो हम समझाते हैं आपको। तो मात्रक को समझने से पहले हम आपको ये समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, थोड़ा सा कलर कलर सर, कलर 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 तो सर सही है, नहीं सही है तो मैं ले लेता हूं भाई। ये देख मेरे लाल, ये ले लिया मैं कलर, कलर 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 सर, ये ले लीजिए, ज्यादा डार्क, ठीक है, ये ले लूं, ये भाई विजुअल है सभी को, ठीक है, ठीक है मेरे लाल, लेता हूं। तो सबसे पहले अब हम मूल मात्रक, तो मूल मात्रक को समझने से पहले मेरे लाल हमको ये समझना पड़ेगा कि मात्रक, तो मात्रक के बारे में भी सर बता दीजिए। पहले सर मात्रक बता दीजिए, फिर मूल मात्रक बताइए, क्योंकि मूल राशि आपने बता दिया तो मात्रक के बारे में बता दीजिए।
तो भाई हम जिस भी भौतिक राशि के बारे में पढ़े, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस सौरमान मानक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वह सर्वमान्य मात्रक क्या लिखेंगे, मूल मात्रक किसे कहेंगे उसको समझिए। वे भौतिक राशियां क्या कहेंगे भाई, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए। अभी हमने भौतिक राशि को पढ़ा तो ऐसे लिखेंगे, जैसे डेफिनेशन लिखनी हुई कैसे लिखेंगे, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जिस सर्वमान्य, जिस सर्वमान्य, सर्वमान्य का मतलब उसको सभी मानते हैं मेरे लाल, सर्वमान्य मात्रक की, मानक की, सॉरी मानक, स्टैंडर्ड सर्वमान्य मानक की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं भाई, मूल मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभी मात्रक कहते हैं उसको। अभी मूल मात्रक नहीं पढ़े, अभी मात्रक पढ़ने मेरे लाल, ठीक है। उसे मूल मात्रक नहीं मात्रक कहते हैं। मात्रक के बाद मूल मात्रक आएगा ना, उसे मात्रक कहते हैं। इतनी बात भाई सभी को क्लियर है। अब मात्रक समझ गया, यूनिट समझ गया, यूनिट क्या होती है मेरे लाल, अगर ये समझ गया सर तो अब हमको समझने में दिक्कत नहीं है, किसको भाई, मूल मात्रक को। फंडामेंटल यूनिट, कैसी यूनिट भाई, फंडामेंटल यूनिट। कुछ नहीं छोड़ूंगा आज, आपको सब कुछ समझा के मानूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा आज, सब कुछ समझा के मानूंगा, एक एक चीज भी समझा के, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं भाई, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, ऐसे समझिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसको मूल मात्रक कहते हैं। कितना आसान था। आप भी डेफिनेशन अपने से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है, नहीं तो जिससे हम भाई मूल राशियों को व्यक्त कर सकते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। मानक की आवश्यकता होती है, होती है, उसे क्या कहते हैं मेरे लाल, मूल मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक। उसे मूल मात्रक कहते हैं। इतनी सी भाई बात सभी को क्लियर है, इतनी सी सभी भाई को बात क्लियर है कि नहीं। मूल मात्रक क्या, मूल मात्रक। तो इसके हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। अब हम बनाते हैं मूल राशि, मूल मात्रक और उसके साइन को, ठीक है। अब ऐसे ऐसे देखिए, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, नो 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 नो, चलिए और वो चेंज कर लेता हूं, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ज्यादा लाइटिंग आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब आप एक पे लिखेंगे क्या भाई, मूल राशि, क्या, मूल राशि, मूल मात्रक और चिन्ह। नोट्स बनाए तकड़ी, ठीक है। चलिए हमने क्या कहा भैया, 7 पहला लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैसे मेजरमेंट करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहला आता है भाई लंबाई,
कोई इंसान लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, पतला है, दुबला है, नाटा है, छोटा है, कैसा भी है, सबको कैसे मेजर करेंगे? लंबाई। और लंबाई को एक स्टैंडर्ड दिया गया, इसको मापने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता जो पड़ी, उसको क्या कहते हैं भाई? मूल मात्रक। तो लंबाई को किसमें मेजर करते हैं भाई? मीटर में। भैया सर ने क्या कहा? मीटर। मीटर का चिन्ह क्या होता है? मीटर को लिखते तो इंग्लिश में मीटर है, लेकिन स्मॉल एम से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल एम से लिखते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को क्लियर है? चलिए, अब दूसरी बात आती है द्रव्यमान की। ठीक है, क्या लिखते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान, कोई चीज है, पहाड़ है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? कुछ ज्यादा केजी के है। ये क्या है? मान लीजिए बॉटल थोड़ा सा और उससे ज्यादा है। ठीक है, तो सबको अलग अलग है, सबका द्रव्यमान है। तो सबको भाई एक कैसे तौलेंगे, कैसे मापेंगे कि कितना वेट है उसका? ठीक है, द्रव्यमान है, तो उसको कैसे करेंगे? किलोग्राम है। क्या? किलोग्राम। दैट इज, आप लिखना चाहते हैं तो किलोग्राम ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम आगे ऐसे लिख लेंगे। इसको कैसे लिखते हैं? केजी, स्मॉल साइड में, केजीएफ नहीं, वो केजी है। ठीक है, थर्ड आता है समय, जो कि बहुत ही कीमती है मेरे लाल, और इसको समय को बिल्कुल ही जाहिर मत होने दीजिए, बिल्कुल जाया मत जाने दीजिए, पढ़िए मन लगा के, बिल्कुल समय नहीं है। समय को क्या मेजर करते हैं भाई? समय को पूरी दुनिया मेजर करती है सेकंड में। ठीक है, सेकंड में, इसको आप क्या कर सकते हैं? SEC। ठीक है, फोर्थ आता है आपका ताप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटे टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, ताप। अब टेम्परेचर को आप किसमें मेजर करते हैं भाई? केल्विन। किसमें भैया? केल्विन। केल्विन भाई साहब एक साइंटिस्ट थे, और टेम्परेचर कैसा भी हो आप इसको किसमें मेजर करेंगे? केल्विन में। किसमें मेजर करेंगे? तो टेम्परेचर को आप मेजर करने के लिए आप थीटा भी लिख सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं भाई? के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वैसे इसको आप के भी में लिख सकते हैं, अगर आपका इच्छा है। कहीं कहीं थीटा भी देखने को मिल जाता है, थीटा मतलब एंगल होता है बेसिकली, वो बात अलग है, लेकिन कभी कभी इसको इसमें भी मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आता है कि ज्योति तीव्रता। क्या? वैद्युत धारा भी है भाई, वैद्युत धारा। पहले वैद्युत धारा ले लेते हैं भाई, वैद्युत धारा से तो हम पढ़ रहे हैं, वैद्युत धारा से तो हम पढ़ रहे हैं मेरे लाल, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसको भाई साहब एम्पियर ने दिया, तो ये एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर। तो इसको शॉर्टकट में AMP, सबका साइन जानते रहे आप। ठीक है, अब आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा आपको मिलती नहीं है वैसे, वैसे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपको भर भर के मिलती है। कोई अगर पदार्थ है उसको कैसे लेते हैं? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, इसको मेजर करते हैं भाई मोल में। क्या? मोल। तो मोल को लिखते हैं MOL शॉर्ट फॉर्म, वैसे MOLE होता है, MOLE। अगर आपको विजुअल हो तो एक और बचा है, वो और लिख देते हैं। क्या बचा है मेरे लाल? ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वैसे आपको जो बेसिकली पढ़ना है, जिसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है पूरी फिजिक्स में, वो ये स्टार्टिंग की ही है। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, कभी कभी आपको ताप देखने को मिल जाता है। ताप मतलब जब आप उसमें पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद लास्ट यही है कि आपको क्या पढ़ना है? वैद्युत धारा। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे क्लास 12th में, तब आपको ये जरूरत पड़ती है, नहीं तो इसकी बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसकी बार बार जरूर, बाकी ये दोनों तो आज तक नहीं मिलता है। ठीक है, हमको नहीं मिला तो आपको कहां से मिलेगा? बहुत रेयरली है, वो आप मास्टर डिग्री करेंगे तब आपको मिलेगी। ठीक है, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। क्या? कैंडिला। कैंडिला को लिखते हैं भाई CAD से शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये था मूल राशियां थी सारी, और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, इस मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता हुई उसको हम मूल मात्रक बोले, और मूल मात्रक के बाद हमने पढ़ा कि उसकी चिन्ह क्या हो सकती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा सभी को? सभी ये चीजें नोट कर लेंगे। ठीक है, अब ये मूल राशियां हो गई। अब कुछ राशियां और बची जो किसी के सहारे भी हो सकती हैं। अभी सर आपने कहा कि मूल राशियां ऐसी राशियों को कहते हैं जो पूर्णतया क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं। वो एक दूसरे को, जैसे आप इनमें से किसी भी राशि को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप 5 मीटर चीनी नहीं ले सकते, क्योंकि 5 मीटर लंबाई है और वो द्रव्यमान है क्या? चीनी। ठीक है, तो उन दोनों को आपस में आप रिलेट नहीं कर सकते। तो किन्हीं भी दो मूल राशियों को, किसी भी मूल राशि को आपस में
परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकते हैं। तो पब्लिक क्या बोलती? पब्लिक लाइक बोलती। ठीक है, लाइक करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम आते हैं आगे की थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे। वो क्या है भाई? व्युत्पन्न मात्रक। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। ये एक सेकंड, कहां गया भाई? यहां थे हम लोग ना, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां पढ़ चुके थे हम, उसके बाद राशि के बारे में पढ़ा, मूल राशियां हो गई। ठीक है, मूल मात्रक हो गया डेफिनेशन। ठीक है, स्लाइड ज्यादा बन गया लगता है। ठीक है, मूल मात्रक के बारे में हम पढ़ लिया, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। अब आते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न होना। भाई किसी से उत्पन्न नहीं होगा, तभी इसकी जननी होगी उत्पन्न होना। व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी से पैदा होगा, मतलब बिना किसी राशि के सहारे इसका जन्म संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, जो डेफिनेशन लिखनी होगी, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, जो मूल राशियों की सहायता से, राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलो भाई मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, लगातार चीजों को समझते रहिए। कहने का मतलब यह है कि इसकी एक उत्पन्न होगी, ये कहीं से आएगा। वो कहां से आएगा? मूल राशियों से आएगा। मूल राशि क्या होती है वो हमने आपको बता दिया। मूल मात्रा क्या होता है उसको हमने बता दिया। मूल राशि को किस साइन चिन्ह होती है, कैसे उसको पहचानते हैं, वो भी हमने आपको बता दिया। तो अब हम ये समझते हैं कि व्युत्पन्न मात्रा क्या होता है। तो व्युत्पन्न मात्रा वे राशियां, ये भी एक प्रकार से रात्रक है। वे राशियां मतलब ये राशियां, मतलब ये मात्रक है। तो वे राशियां, या फिर राशियां हटा दीजिए, वे मात्रक जो क्या मूल राशियों, मूल मात्रकों से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इसको आप व्युत्पन्न राशि लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? व्युत्पन्न राशि लिख लीजिए। ठीक है, कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उसे व्युत्पन्न क्या कहते हैं? राशि कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, तथा उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। खत्म, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, आप इसको हेडिंग ये डाल लीजिए, इसको छोड़िए, हटाइए, आप हेडिंग ये डाल लीजिए, ऐसे लिख लीजिए मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, कि मूल व्युत्पन्न राशि क्या होती है। भाई किसी की मात्रा को पढ़ने से पहले उसकी राशि के बारे में पढ़ लेते हैं, उसकी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। क्वांटिटीज जब आएगी उसके बाद उसकी वैल्यू आती है। कभी आप ये सवाल, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर कोई क्वांटिटी आती है तो सबसे पहले उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो जो राशियां होती है जिनको मेजर करते हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं? किसी का मेजरमेंट सबसे पहले उसके न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, फिर उसकी यूनिट आती है मेरी लाल, फिर उसकी यूनिट आती है। ठीक है, पहले का मतलब आप 5 बोलते हैं तब आप केजी बोलते हैं, 5 बोलते हैं तब आप केजी बोलते हैं। ऐसे व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न मात्रा किसे कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशि की मात्रा को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी बात है, कोई टफ काम नहीं है। अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे। अब कुछ चीजों को हम करेंगे तब तो समझ पाएंगे। थोड़े इसके उदाहरण को कर लेते हैं मेरे लाल। मात्रकों की पद्धतियां, अरे कहां गया भाई? ठीक है, एग्जाम्पल था, कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक का, कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं कि जैसे क्षेत्रफल हो गया, आपका आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कैसे उसको डिनोट करते हैं, आयतन को कैसे, घनत्व को कैसे डिनोट करते हैं, आपका ये हो गया वेग को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को, इसको हम डेराइव्ड कैसे कहते हैं, ये डेराइव्ड, सम इंपॉर्टेंट, फ्यू इंपॉर्टेंट डेराइव्ड यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है। क्षेत्रफल का अगर आप फार्मूला लिखें तो आप लिखेंगे लंबाई और गुणित चौड़ाई। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़े से सर, कैसे सर? चौड़े से सर। तो लंबाई को भी अगर आप मेजर करेंगे तो मेरे लाल, उसको भी आप मेजर करेंगे मीटर में, ये साइन हमने आपको दिया भाई। और इसको भी चौड़ा है, कोई मैंने कहा मोटा है, पतला है, चौड़ा है, दुबला है, कैसा भी है, नाटा है, खोटा, कैसा भी है, लेकिन वो क्या है भैया? अपनी माँ का लाडला है। कैसा है? माँ का लाडला बिगड़ गया। लंबाई को मीटर, चौड़ाई को मीटर, तो ये क्या हो गया मेरे लाल? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया मेरे लाल? मीटर स्क्वायर।
समझने का प्रयास करिए, इसको समझने का प्रयास करिए मेरे लाल। तो ये किसी अभी डिराइव का कहने का मतलब है कि ये भैया जो क्षेत्रफल हुआ हमारा वो कैसे आया, लंबाई और चौड़ाई, मीटर और मीटर किसी की सहायता से आया कि नहीं है, बोलो। अकेले तो नहीं है, इंडिपेंडेंट तो थोड़ी है, लंबाई लिए और चौड़ाई लिए, दो चीजों को लिए, दो चीजों को लिए है मेरे लाल, दो चीजों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सर, वॉल्यूम आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। आप कहते हैं लंबाई होती है सर, चौड़ाई होती है सर, ऊंचाई होती है सर। अब लंबाई को भी आप मेजर करेंगे मीटर में, चौड़ाई को भी आप मेजर करेंगे मीटर में, ऊंचाई को भी मैंने कहा क्या मीटर में, इसको लिखेंगे क्या, मीटर का क्यूब। ठीक। डेंसिटी, घनत्व तो बराबर क्या होता है मेरे बिलाल, द्रव्यमान बटा आयतन। कौन तन, आयतन, कौन तन, आयतन। द्रव्यमान, द्रव्यमान को कैसे करेंगे भैया, द्रव्यमान को करेंगे सर किलोग्राम में, किलोग्राम सर, कौन ग्राम, किलोग्राम। साली ठीक है, कोई बात नहीं, सिस्टम थोड़ा सा बंद हो गया था, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। सिस्टम थोड़ा ऑफ हो गया था मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। हम ये घनत्व तो बराबर क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन, क्या था, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को सर किसमें मेजर करते हैं हम, द्रव्यमान को सर हम मेजर करते हैं सर किसमें, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। और आयतन, आयतन जस्ट अभी आपने पढ़ा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर का, मीटर का क्यूब मेरे लाल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, केजी पर मीटर का क्यूब। ठीक। अब वेलोसिटी है, अब आपको वेग बराबर पता है भैया, वेग क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। किसी चीज की वेलोसिटी क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटा समय। कौनपन, विस्थापन बटे समय। आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा बड़े आसानी से। तो विस्थापन को आप किसमें मेजर करेंगे, अभी हम व्युत्पन्न मात्रक के बारे में समझ रहे हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसी के बिना सहायता से भैया, बिना सहायता के साथ, बिना किसके साथ, ये देखो मूल राशियों, मूल राशियों से उत्पन्न हो रही है, अकेले नहीं है, मूल राशियों से उत्पन्न हो रही है। कैसे उत्पन्न हो रही है, मूल राशियों से। तो विस्थापन, विस्थापन हो, दूरी हो, लंबा हो, मोटा हो, कैसा भी इंसान हो, उसको मेजर करेंगे हमेशा मीटर में, उसको सब मीटर में। तो इसको लिख लो मीटर। इतना एग्जांपल कर लो कि आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाए। विस्थापन अपॉन समय, समय को सर आपने बताया सेकंड में, सारी मूल राशियों को यूज कर लेंगे तो इसको मीटर पर सेकंड में, इसीलिए इसकी यूनिट क्या लिखी जाती है, मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ा जाए सर, त्वरण। त्वरण बराबर होता है मेरे बेटे वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल होता है। इतना एग्जांपल कर लो, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। कौन राल, विकराल, समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन, वेग के में परिवर्तन मेरे लाल, वेग के बारे में अभी निकाला हमने, मीटर पर सेकंड। क्या निकाला, मीटर पर सेकंड, मीटर भैया पर सेकंड अभी निकाला सर। और समयांतराल को, समय है तो सेकंड ही लिखेंगे ना सर, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर, सेकंड ये नीचे आ जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड। दो चीजों से मिलकर बना, और किससे बना, मूल राशियों से बना। जो राशियां मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं, प्रकट की जा सकती हैं, व्यक्त की जा सकती हैं, उत्पन्न की जा सकती, उसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं सर। वाह सर, मजा आ गया सर, कंसेप्ट क्लियर हो गया सर, बोलो हाँ कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बोलो हाँ सर, मजा आ गया। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बल बराबर, बल, बल जो आपके अंदर ताकत, वो ताकत क्या होता है, बल बराबर क्या होता है भैया, मास इंटू द्रव्यमान गुणित, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बचपन में खूब कहानी सीखी, द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त किया, केजी,
लिखवाया, मैंने सब लिखवाया सर, आपने कुछ नहीं छोड़ा सर, क्योंकि सर आप है ना किशन सर हैं। पब्लिक क्या बोलती, लाइक बोलती, पब्लिक क्या बोलती ये करते हैं ना, तो त्वरण त्वरण के बारे में अभी ई गधों, ये हमारे लल्लुओं, ये हमारे प्यारे बच्चों, त्वरण बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर से इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप यूनिट में लिखते हैं न्यूटन। और न्यूटन क्यों आए, न्यूटन को क्यों इतनी वैधता दी गई, न्यूटन क्यों ले गया, अभी हम इसके बारे में ब्रीफ से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे सर, ब्रीफ से पढ़ेंगे। आप पढ़ा रहे हैं ना सर, मजा आएगा ना, मजा आना चाहिए, नहीं आएगा तो लाएंगे सर, मजे के साथ पढ़ेंगे, लेकिन सर पढ़ना इंपॉर्टेंट है सर। जाऊंगा कहीं, दाब बराबर, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, दाब बराबर होता है मेरे लाल बल बटा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे लाल, बल बटा क्षेत्रफल। देख लो मैंने दोनों पढ़ाया, जो पढ़ाया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर, सॉरी 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 इसको हटा लेता हूं देखो, ये देखो, ये देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आता है क्षेत्रफल, इधर देखो क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर, इधर कर लो मीटर का स्क्वायर। अब आपको 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, बचा क्या, बचा क्या, किलोग्राम पर सेकंड आ जाएगा, 1 मीटर बचेगा, मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसकी यूनिट। तो अब आप ये समझ गए, ये क्या था, हमारा व्युत्पन्न मात्रक था, क्योंकि किसी से ये उत्पन्न किया गया। कैसे किया गया, क्या किया गया, उत्पन्न किया गया मेरे लाल, उत्पन्न किया गया। अब हम आते हैं कि मापन में, मापन होता क्या है कि हम इस चीज को मेजर कैसे किए, अभी तक तो हम किए, तो मापन की जो प्रणालियां आई, मापन को कैसे मापा गया, मापन का क्या पद्धति रखा गया, हम उसको बारे में पढ़ेंगे अलग अलग से, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन अगले से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, भीमी बाद में पढ़ेंगे। भाई अभी भीमी कहाँ आ गया, अभी कहाँ आ गए तुम नालायक हो, अभी तुम नहीं आ गए, इसके बारे में भी बताएंगे सर, ठीक है। तो मूल राशि के बारे में हम पढ़ लिया, मूल मात्रक के बारे में पढ़ लिया, अब मात्रक सारी चीजों को हमने, पूरी दुनिया की चीजों को मेजर कर लिया। तो सर ये पूरक कहाँ आया, पूरक के बारे में बताते हैं। पूरक का मतलब है किसी चीज को पूरक लेंगे, हमने क्या करिया, लंबाई माप ली सर, चौड़ाई माप ली, कुछ नहीं बचा, पूरी धरती में, पूरी फिजिक्स में इन्हीं 7 चीजों से, मूल राशियों से सारी चीजों को मेजर कर दिया गया। लेकिन अभी एक चीज बच रही थी, साइंटिस्ट सोच रहे थे यार कि अब ये बताओ कि जो कोण है, घनकोण है, ये जो गोले वोले में चीज है, एंगल सेंटर पे रख के मेजर करते हैं, इसको कैसे व्यक्त किया जाए, इसको अभी एक बच रहा था, मतलब प्रणालियों को मापने का, सारी चीजों को माप लिए तो कुछ बच रहा था, वो बचा था कोण और घनकोण। वो कोण और घनकोण की कहानी कुछ ऐसी थी कि भैया कोण क्या बोला, ये पूरक मात्रक, सबसे पहले समझ लेते हैं। पूरक मात्रक में होता है कि मात्रकों को पूरक मतलब होता है पूरा करना, पूरा, यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, पूरा करना मेरे लाल, पूरा करेंगे सर, माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, पूरक मात्रक बनेंगे सर, पूरक बनेंगे सर, माँ बाप के पूरक बनेंगे, पूरा करेंगे, उनके सपनों का पूरक बनेंगे सर। थैंक यू सर। ऐसे ही मजे के साथ पब्लिक क्या बोलती, हवे पब्लिक क्या बोलती, ये बताना ना कमेंट में। पूरक मात्रक, पूरक, लगातार सेशन को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, अकेले नहीं पढ़े, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, सबको पढ़ना है, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। पूरक मात्रक क्या होता है, मात्रकों को पूरा करने के लिए 2 चीजें बनी, पूरक मात्रकों को 2 बराबर भागों में, 2 कोण और घनकोण। कोण क्या होता है, कोण तो वैसे ये जो डेफिनेशन लिखा है, ये तो खैर किताबी भाषा है, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। कोण का थोड़ा सा ऐसे होता है कि भाई साहब कोण बराबर होता है, थोड़ा सा कलर चेंज, येलोइश, कोण बराबर होता है सर चाप बटे, सर चाप, चाप आर्क, दैट इज चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या सर, कौन जा, त्रिज्या, चाप मतलब मेरे लाल आर्क, आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन लेंथ। ये जो आप आर्क लेते हैं, ये जो छोटा सा आर्क लिए, आर्क का मतलब क्या है कि आपने सुइया प्रकाश, गोला प्रकाश, कंपास देखा होगा, उसको पेंसिल में फंसा के जो आप ऐसे आर्क बनाते हैं, ऐसे करते हैं, बचपन में खूब गेम खेले हैं, इसको बोलते हैं मेरे बेटा आर्क। आर्क जो यहाँ पे जो एंगल बना दी उसको क्या बोलते हैं, ये इसका और ये इसका लेंथ, दैट इज क्या, आर्क अपॉन लेंथ, ये चाप, और उसकी जो लंबाई होती है मेरे लाल उसको बोलते हैं कोण। अब इस कोण को, इस कोण, ये कोण भी ले लिया भैया, कोण को माप लिया, घनकोण, अब जाके हमारा पूरे संसार का मापन सर पूरा हुआ। तो इस वजह से, ठीक है, तो कोण, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का क्या करती है, चाप, चाप अंतरित करती है, ठीक है, चाप अंतरित करती है। अब ये रेडियन सर क्या है, इसका मात्रक है मेरे लाल, रेडियन,
कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है मेरे लाल? रेडियन। ऐसे मात्रक लिख लेंगे, इसका मात्रक लिखना इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, याद रहना चाहिए आपको। फिजिक्स पढ़े हैं तो कुछ छोड़ेंगे नहीं। रेडियन सर, कौन यन सर? रेडियन। रेडियन मेरे लाल, कौन रेडियन, कौन यन? रेडियन, ठीक है। अब कोई भी चीज एंगल में दी है तो कहने का मतलब कोई भी चीज आपको एंगल में दी है और उसको आपको रेडियन में चेंज करना है तो आप कुछ नहीं करते हैं। ये तो लपेटा जा रहा भाई, एक सेकंड, कोई बात नहीं, ऐसे मैं घूम जा रहा हूं ना उस वजह से, कोई बात नहीं। तो रेडियन को बदलने, कोई चीज आपको डिग्री में दी है, ठीक है भाई, एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ठीक है। तो उसको अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो आप पाई अपॉन 180 डिग्री से उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 60 डिग्री और 60 डिग्री को आपको करना है कन्वर्ट किसमें? रेडियन में, उसके रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 60 को आप पाई अपॉन 180 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए और इसको काट दीजिए। ये 6 और 6 तरीक 18 पाई बाय 3। अगर ये पाई के डिपार्टमेंट में चला गया दैट इज द रेडियन। वो क्या होगा? रेडियन। कोणीय है वो एंगल ही है मेरे लाल, पाई बाय 3। अब आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है मेरे लाल, पाई की 3 वैल्यू, पाई की 3.14 सर वैल्यू, 22/7 वैल्यू, और एक होता है डिग्री में जो एंगल में 180 डिग्री। अब आपको एंगल दिया था 60 डिग्री, अगर आपको इसको चेंज करना हुआ डिग्री, डिग्री मैथमेटिक्स में तो आप भर भर के पढ़ेंगे, थोड़ी सी जान लीजिए। अगर आपको इसको एंगल में, कोण में चेंज करना हुआ, एंगल किसमें चेंज करना हुआ? रेडियन में, क्योंकि कोण का मात्रक होता है रेडियन मेरे लाल। तो आप 60 डिग्री को पाई अपॉन 180 डिग्री से क्या कर दीजिए? डिवाइडेड। ठीक इसी का रेसिप्रोकल उल्टा प्रोसेस होता है। अगर कोई भी चीज आपको रेडियन में गिवन है और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180 अपन पाई कर दीजिए, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये जीरो गया जीरो, 6×6 = 18 पाई बाय 3। अब आपको ये पता है कि पाई को लिखते हैं 180 डिग्री और इसको लिखते हैं 3, तो ये क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, वापस से वही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि समझने के लिए तो ये इसको रेडियन में लिखा जाता है। पाई में कोई भी चीज लिखे है, पाई बाय 3 में लिखे, इसका मतलब वो रेडियन में लिखा है। समझ में आया क्या? पब्लिक क्या बोलती अभी उसको समझना इंपॉर्टेंट है। आगे समझने का प्रयत्न करते हैं, थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते हैं। तो कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है मेरे लाल। क्या होता है? रेडियन। कौन आंसर? रेडियन, ठीक है। इसके बाद आता है पूरक मात्रक में 2 पूरक मात्रक होते हैं, याद रखिएगा। घनकोण। एक रेडियन वह घनकोण है जो गोले के पृष्ठ पे, अब यहाँ पे गोला, कैसा गोला? कौन ला? गोला। गोला, गोले के पृष्ठ पे वह भाग जिसका एक क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, ठीक है। तो वो है, और इसका इसका जो मात्रक होता है मेरे बेटा यूनिट। घन कोण तो आपको बहुत रेयरली मिलता है, वैसे कोण तो मिल जाता है। घन कोण को बोलते हैं बेटा स्टेरेडियन। क्या? कौन? रेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? तो ये 2 पूरक मात्रक थे। तो भाई अब इससे क्या हुआ कि पूरक मात्रक, अब इन्होंने पूरे मेजरमेंट को पूरा कर दिया, इसीलिए इसको पूरा मात्रक कहते हैं। क्योंकि हमने क्या किया कि मूल राशियों से सारे फिजिक्स की चीजों को, भौतिक राशियों को मेजर कर दिया, तो उसको मूल राशि बोल दिए। लेकिन अभी कुछ चीजें छूट रही थी तो हम इसको लाए, हमने इसकी जननी की, हमने इसके बारे में भी पढ़ा कि भाई इसके बारे में भी तो जान ले। समझ में आ रहा है कि नहीं? झूठ मत बोलना, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में सभी को आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं भाई? ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि भाई मापन, जो मापन होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो मापन होता है, किसी भी चीज को हम माप रहे हैं, लगातार मापने मापने मापने, सर कितनी बार यूज करेंगे? तो मापन हमेशा 2 बातों पर निर्भर करती है। मापन क्या होती है? 2 बातों पर निर्भर करती है, एक आंगिक मान और उसका मात्रा। क्या? मापन 2 बातों पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। मापन, जो हमारा मापन होता है मेरे लाल, मापन 2 बातों पर निर्भर करती है, 2 बातों पर निर्भर करती है। बातों जो हम आपसे कर रहे हैं, बातों पर निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है। इतना मेहनत कर रहा हूं यार, 1 लाइक तो बनता है। ये मापन है वो 2 बातों पर निर्भर किया। पहली बात तो ई आई की आंकिक मान, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जो हम आपको बार बार बचपन से बताते आ रहे हैं, बचपन से यार, अभी सर बता रहे हैं आंकिक मान। और एक चीज अभी और बचा, उसको बोलते हैं मात्रक। क्या? मात्रक। आंकिक मान दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। और एक चीज और बची मेरे लाल, उसको बोलते हैं यूनिट, जिसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं किसी भी चीज का मापन, उसके क्या होता है? एन यू। और इन दोनों का जो गुणनफल होता है मेरे लाल, वो एक नियतांक होता है। वो क्या होता है? नियतांक होता है। मतलब इन दोनों का जो यन यू बराबर होता है भाई एक कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म क्यों होता है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं,
आप क्या काम करते हैं, समझिए ध्यान से। आपके पास बहुत अच्छा सा तरीका है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि हमको 1 हफ्ते लगेंगे भैया कहाँ, लंदन जाने में। आपने कहा हमको 7 दिन लगेंगे लंदन जाने में। बात दोनों एक ही इंसान का, दोनों बात एक ही कर रहे हैं। हमने कहा कि भैया हमको 60 मिनट में लगेगा। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, यूनिट का, या फिर जो हमारा यूनिट होता है वो किसका होता है, रेसिप्रोकल इसका होता है। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझिए। देखिए कहने का क्या मतलब है, सर कैसे कैसे बोलने लगता है, फ्लो होता है यार, निकल जाता है, कोई बात नहीं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे के साथ क्लास को एंजॉय करिए और तब तक बने रहिए जब तक सारे कंसेप्ट को सीख बन जाइए। रुकना नहीं है अपने को, क्या रुकना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी बढ़ेगी यूनिट कम होता चला। ये रेसिप्रोकल है ना भाई, उल्टा है, उल्टा पुल्टा है मेरा लाल, उल्टा पुल्टा है। देख लो कैसा दिख रहा है, उल्टा पुल्टा है, ठीक है। तो सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में खोपड़ी में बात डाल लो भाई, बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का ये कांस्टेंट होता है, मतलब दोनों की बात एक ही है। n1 v1 और n2 u2 ये कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमको 1 सप्ताह लगा, 1 सप्ताह लगा, बात एक ही है। या फिर मैंने कहा कि हमको 7 दिन लगा, बात एक ही है। दोनों की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं, आपस में बराबर होना चाहिए। एक है, यहाँ पे 1 सप्ताह है, दोनों चीज एक है। अभी हम इसको बोले, देखिए यूनिट में व्यक्त किया, दिन में व्यक्त किया तो 7, अभी इसको घंटे में, मिनट में, किसी भी प्रकार में आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये मापन किन बातों पर निर्भर करती है, और वो क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसकी बातों को आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। एक सवाल करते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रणाली पे, सिस्टम पे, ठीक है। सवाल ये है, जो हमने अभी पढ़ाया उस पे सवाल करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जिंदगी जहन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, क्योंकि आपको समझ में तो आना चाहिए ना भाई। ओ शिट, साउंड आ रही है कि नहीं यार, साउंड चेक करवा लो। ठीक है, समझते रहिए। साउंड चेक करो, साउंड। ठीक है, तो आगे हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने एक सवाल दिया आपको, अब वो सवाल आपके लिए करना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर में थोड़ा सा पानी दीजिए। अब देखिए लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। सिंपल है, सिंपल है। एक बार वीडियो को पॉज किया करिए और खुद से ट्राई किया करिए मेरे लाल, खुद से ट्राई किया करने का प्रयास करिए। समझ में आया? खुद से ट्राई करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आपसे पूछ क्या रहा है, कोण अंतरित करता है। तो अब आपको पता है कोण बराबर, अभी हमने पढ़ा, ये पूरक मात्रक है भाई। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप मतलब ए और लंबाई, चाप बटे त्रिज्या। अरे भैया, चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। थीटा बराबर क्या होता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब हम इसको एंगल निकाल लें। हमको आर की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 30 सेंटीमीटर। पहली चीज, एंगल कितनी गिवन है, क्या निकालना है भैया, 30 डिग्री। वृत्त के केंद्र पे 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ठीक है। तो आर त्रिज्या की चाप, चाप की लंबाई मतलब आपको ये निकालना है। अब चाप को कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर आपको दिया 30 डिग्री। हमने क्या कहा कि अगर आपको इसको चेंज करना है रेडियन में, क्योंकि कोण का मात्रक में लाल होता है रेडियन, तो ये इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पाई बाई 180 डिग्री से। ये गया, शून्य से शून्य कट गया, 3 कन्नम 13 और 3 छक्का 18, ये आ गया वैल्यू पाई बाई 6। एंगल की वैल्यू अगर आपको मिल गई कितना, पाई बाई 6। त्रिज्या आपको कितना दिया भाई, 30 सेंटीमीटर। आपको चाप निकालना है, कौन पा, चाप, और आपको आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट सेक्शन में तुरंत रिप्लाई किया करिए, तुरंत बिना देर किए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप उसको 30 कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई की वैल्यू 3.14 और इसको बटे 6 कर लीजिए। अब इसको आप कैलकुलेशन
कर सकते हैं, बड़ी सिंपल की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। 6 पंचे 30 और 5 से 15 और 14 पंचे 70 और ये क्या हो जाएगा 15.70 सेंटीमीटर। इतना ये चाप बनाएगा भाई साहब, इसलिए आपको एक सवाल पता होना चाहिए। ये हो गया सवाल खत्म। ये आंसर किसका किसका सही आया, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया करिए। वो कमेंट सेक्शन में खुद पढ़ता हूं और मैं खुद आपको हाथ दिलवाऊंगा जिसका आंसर सही रहेगा। समझ में आया? चैनल को लगातार शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव रह सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम समझते हैं कि मात्रकों की पद्धतियां। थोड़ा सा पानी पी लें। एक सामान्य मनुष्य को कम से कम 5 से 6 लीटर बार बार पानी पीनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों को भैया मापने के लिए हमको 3 पद्धतियां मिली। एक था सीजीएस, इसको बोलते हैं सीजीएस। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या? सेंटीमीटर ग्राम और क्या था सेकंड। एक था एफपीएस, एमकेएस लास्ट में डाल दिया, उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, फुट और पाउंड और क्या सेकंड मेरे लाल, पाउंड सेकंड। एमकेएस को बोलते हैं बेटा मीटर किलोग्राम और क्या सेकंड। वैसे देखा जाए तो एफपीएस पहले उस समय ब्रिटिश का काफी चर्चे में था, तो इसलिए एफपीएस को लाया गया। एफपीएस का हालांकि हर जगह काफी बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत कम ही जगह यूज होती, जरूरी नहीं है कि हर जगह इसकी यूज ही हो। तो कहने का मतलब यह है कि फिर भी एफपीएस आया। तो एफपीएस को मेजर क्या ऐसे इसको डिफाइन करते हैं वो हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर किसी भी लंबाई के मात्रक को सेंटीमीटर में तथा द्रव्यमान के मात्रक को ग्राम में और समय के मात्रक को सेकंड में मेजर करते हैं, दैट इज द सीजीएस यूनिट। सीजीएस प्रणाली, प्रणाली को 3 बराबर भागों में बांटा गया और जो मानक दिया गया, मानक स्टैंडर्ड बनाया गया कि भाई सबसे ज्यादा किसको मेजर करेंगे, कम करेंगे, तो वो एमकेएस को बोला गया एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम एमकेएस को बोला। एमकेएस को आप एक और बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को बोला गया एसआई यूनिट। कैसी यूनिट? एसआई यूनिट, जो आप बार बार आपके जिंदगी जहन में आता है कि व्हाट इज एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट, तो दिस इज एसआई यूनिट। क्या भाई? दिस इज एसआई यूनिट। ठीक है, यस आई यूनिट। आगे समझे, आगे बढ़े भाई। तो ये सब 3 चीजें हैं, तो हम इसके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि लंबाई के मात्रक को और इसको क्या द्रव्यमान के मात्रक को और ये क्या है समय के मात्रक को 3 बराबर भागों में बांटा गया। कहने का मतलब यह है कि किसी भी एक यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट में आसानी से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब है कि जगह जगह पे चीजों के अलग अलग वेरिएशन दी जाती है। कहीं भी ग्राम को सेकंड मीटर में और समय के मात्रक को सेकंड में लिखा जाता है, कहीं कुछ भी लिखा जाता है। तो कहने का मतलब तीनों यूनिट में एक चीज सेम है कि समय के मात्रक को सेकंड में ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये मापने की एक प्रणाली बनाएगी कि किसी भी चीज को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आपके इस पठन पाठन के सिलसिले के थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं। अब बात आती है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल था बीमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। क्या डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? अब हम डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कि डायमेंशन क्या होता है। कि सबसे पहले हम बीमा के बारे में पढ़ें।
वीमा कहीं से अलग कुछ आई नहीं है, मैं आपको बता दूं वीमा कहीं से कुछ अलग नहीं आई है। मूल राशि को आपने पढ़ा, मूल मात्रक आपने पढ़ा, बेसिकली उसके देखिए अभी किसी भौतिक राशि की विमाएं भी घात होती हैं, दैट इज द पावर, एक पावर होता है, ठीक है। अब ये आता कहां से वो हम आपको बता देते हैं। जैसे आप लेते हैं, सबसे पहले आपने मूल राशि लिखा था लंबाई, ठीक है, 1/1 करके डिस्कस करते हैं लंबाई। उसके बाद आपने लिया था क्या, द्रव्यमान, क्या लिया था, द्रव्यमान मेरे लाल। उसके बाद आपने सर लिया था समय, क्या लिया था सर, समय। उसके बाद सर लिया था आपने समय, ताप, ताप, सर ताप लिया था आपने। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा सर लिया था। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ठीक है। यही 4 टर्मिनोलॉजी बेसिकली यूज करते हैं। वैसे मूल राशि सारी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, वो हम आपको समझा देते हैं। अब आपको लंबाई में आपने मेजर किया था किसको, लेंथ में ना, लिखते कैसे हैं, लेंथ, LENGTH। इसको द्रव्यमान को लिखते हैं क्या, मास। समय को लिखते हैं क्या, टाइम। ताप को कैसे लिखते हैं, टेम्परेचर। वैद्युत धारा को कैसे लिखते हैं, एम्पियर। अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, सर ये कहने का मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। अब इसकी जो साइन लिखी गई, इसका जो साइन लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे, तो कहने का मतलब हम जो चीज समझते हैं, लेंथ, लेंथ को आपने क्या होता है कि जैसे आपको कोणीय संवेग होता है और लेंथ होता है, दोनों को एल से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप ये कैसे क्लियर हो पाएंगे कि कौन से यूनिट के बारे में लिख रहे हैं, कौन से आप साइन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसीलिए यहां पे क्या गया कि इसको जो वीमा को लिखा गया, वीमा को डायमेंशन एनालिसिस को, डायमेंशन को लिखा गया, वो कैपिटल ब्रैकेट में लिखा गया और सारी चीजों को कैपिटल लेटर में लिखा गया, ठीक है। क्या, जैसे इसको लेंथ को लिखते हैं एल, ऐसे, ठीक है। मास को लिखते हैं, मास का पहला लेटर यम, बोलिएगा नहीं, कलर चेंज। टाइम को लिखते हैं भाई टेम्परेचर, कैपिटल टी। और टेम्परेचर के बारे में आए तो या तो आप थीटा लिख लीजिए या तो आप के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों एक ही बात, के फॉर किशन सर, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। एम्पियर को लिखते हैं कैसे, ए से, ठीक है। तो पहली बात तो ये वीमा नहीं है, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मूल राशियों के मात्रक पे जो उचित घात लगाई जाती है, इस पे जो पावर होगा वो होगा हमारा क्या, बीमा। कहने का मतलब है भौतिक राशि की विमा में घात होती है, एक दैट इज द पावर, एक पावर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके सामने लिखा है m पावर a, l की पावर b, t की पावर c और थीटा की पावर d, तो अगर इसको आपने रिप्रेजेंट किया किसी की बीमा लिखने के लिए, तो ये जो ये a है, b है, आपका c है, d है, ये बेसिकली क्या है, ये घात है, और जो घात है ये क्या है, ये विमाएं हैं जो मूल मात्रकों के रूप में चढ़ाई जाती है, उचित घात लगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, बीमा। तो डेफिनेशन के बाद हमने आपको एग्जैक्ट बता दिया। अब ऐसे ही बेसिकली पूरे फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में लगातार यही पांच चीजें लगातार रिपीट करती हैं, और वो भी करंट तब आपको मिलेगा जब आप 12th में जाएंगे तब। और बाकी ये 4 चीजें आपको लगातार मिलेगी, थर्मोडायनेमिक्स भी आपको तब मिलेगा, बाकी ये लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप ऐसे मिलता रहता है आपको। दिस इज द बीमा, दिस इज द डायमेंशनल एनालिसिस। इतनी बात सभी को भाई क्लियर है, जोरदार जोरदार क्लियर है कि नहीं भाई। अब जैसे हमको लिखना हुआ बीमा, तो जैसे आपने अभी फार्मूला लिखा, अब वैसे हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इसके एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो लेंगे सर, थोड़ा सा बेसिक्स थोड़ा सा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं आयतन, वीमा लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को ई डॉट जी डॉट से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे आप लिख रहे हैं कि आयतन, आयतन अभी हमने पढ़ा, तो आयतन को आप लिख सकते हैं क्या मेरे लाल, कि लंबाई, भैया लंबाई है सर गुणित चौड़ाई है, चौड़े से है सर, लंबाई है सर गुणित चौड़ाई है। अब जैसे आपको इसकी क्या लिखनी है भैया, बीमा लिखनी है, ठीक है। लंबाई गुणित है चौड़ाई है, ठीक है। अब जैसे इसको बीमा लिखनी है, ऊंचाई है, ठीक है। अब इसकी हमको क्या लिखना है भाई, ऊंचाई। अब इसकी हमको क्या लिखनी है, बीमा। तो आपको ये पता है इसको मेजर करते हैं मीटर में, इसको मेजर करते हैं मीटर में,
अभी हमने इसको पढ़ाया था, और इसको भी मेजर करते हैं मीटर में मेरे लाल। अब आपको पता है कि आप इसको भी लिख सकते हैं एल, और इसको भी लिख सकते हैं एल, और इसको भी ले सकते हैं एल, तीनों को मिले। तो अगर इसका आप विमा लिखना हो तो ये 3 है 1 1 1, तो तीनों आपको आपस में ऐड कर देंगे 3। ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई, क्या हो गई, आयतन की विमा क्या हो गई L3, आयतन की विमा क्या होगी मेरे लाल L3। ऐसे जैसे हम और प्रयास करते हैं, जैसे हम लिखने का प्रयास करते हैं भाई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को भी ऐसे लिखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ इंटू लेंथ, ये क्या हो जाएगा L², ये भी हो जाएगा खत्म। तो ये इसकी विमा लिख दिया। तो ऐसे ही अब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं एग्जाम्पल करने का। ये देखिए लगातार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आप बताइए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं क्या होती है, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो सकता है। अब आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की पहले सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो F क्या होता है, F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r² होता है। अब G जो है वो क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसको जैसे सवाल देखा आपने, तो इस सबसे पहले वीडियो को पॉज किया करिए, उसके बाद पहले खुद से ट्राई किया करिए कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं खुद से। उसके बाद तब देखिए कि सर कैसे, गुरुजी कैसे सॉल्व करा रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमको ये निकालना है, जो चीज निकालना है उसको ही छोड़ दो, बाकी चीजों को दूसरी तरफ से जाओ। F इंटू क्या हो जाएगा भाई r², ठीक, और m1 इंटू क्या हो जाएगा m2, ठीक। तो सबसे पहले आपको इसकी यूनिट पता हो, तब इसके बारे में आप कुछ कर्मकांड कर सकते हैं। तो बल का मात्रा क्या होता है भाई, बल बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर आप इसकी विमा लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका m हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा LT-2। तो ये क्या आ जाता है, इसकी विमा mLT-2, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और मीटर क्या क्या होता है, लेंथ लंबाई, और ये क्या होता है T², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की बीमा, अरे बल की बीमा भी समझ लो, एक और क्वेश्चन बल की बीमा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, सर द्रव्यमान होता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास का सर हम क्या लिखते हैं, मास को किस में मेजर करते हैं, m, कैपिटल M में, ठीक है। और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सर इसका, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सर, तो इसका m हो गया सर, और मीटर को मेजर करते हैं लेंथ में, तो L लिख लिया सर। नीचे क्या गया सर, सेकंड स्क्वायर गया सर, सेकंड को टाइम को गया था T²। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mLT⁻², कोई चीज नीचे प्लस में रहती हो जाए माइनस में हो जाती। तो बल की बीमा हमको क्या मिल गई, mLT-2 मिल गई। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, mLT-2 लिख दिया, ठीक। अभी हमारे पास क्या बचा, बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखना कभी ना भूलें। और ये जो पावर है ये बीमा है, ये mLT बीमा नहीं है। ऐसे इस पे जो पावर लग रही है इसको बीमा कहते हैं, ठीक है। कई साइन मैच हो जाता है, इसीलिए इसको कैपिटल लेटर और बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। चीजों को ध्यान में रख के करिए। समझ में आया क्या, हाँ सर सत्यनारायण भगवान कथा चल जाएगा सर। और ये क्या है, दूरी का स्क्वायर है, तो इसमें मीटर का स्क्वायर, मीटर को लेंथ में करते हैं तो एल का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखें, द्रव्यमान है, द्रव्यमान को m गुणित m, ठीक है। एक m से एक m खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी को, यम जाएगा ऊपर, जाएगा कि नहीं, यम जाएगा ऊपर, होगा क्या, यम का इनवर्स। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहिए। बचा क्या, l, l की पावर 1 और l की पावर 2 कितना हो जाएगा, l की पावर 3, और t की पावर क्या हो जाएगा, -2। ये हो गया खत्म, ये इसकी बीमा आ गई, यम इनवर्स L3 t-2। ये आ गया ऑप्शन बी आपका आंसर, ये हो गया खत्म। तो समझने का प्रयास करिए, ये बीमा निकालते कैसे हैं। तो अगर आपको फार्मूला पता है, और बीमा इंपॉर्टेंट किस लिए है, बीमा का उपयोग क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन आपको अगर कोई भी परीक्षा में, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी चीजें पढ़ रहे हैं, तो होता क्या है ना, कि जैसे आप कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद होता यह है कि कोई भी फार्मूला आपने पढ़ा, तो फार्मूला पढ़ने के बाद जैसे आपको कोई डेफिनेशन लिखी, जैसे कुछ चीज टॉपिक लिखा, टॉपिक का डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन के बाद आप उसकी यूनिट लिखते हैं, यूनिट के बाद उसकी बीमा लिखते हैं, इससे इंपॉर्टेंट होता है। तब आपको बोर्ड्स में नंबर, तब आपको हर जगह नंबर मिलता है, तब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ऐसे भाई हमने यहाँ भी कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे क्या बढ़े वो समझिए, आगे क्वेश्चन को कर लेते हैं। श्यानता गुणांक की AIEEE 2000 पहले IIT का एग्जाम होता था, और अभी भी नीट के क्वेश्चंस में लगातार हर एग्जामिनेशन में बीमा के क्वेश्चन फिक्स होते हैं मेरे लाल। तो बीमा के क्वेश्चन से आपको डरना नहीं, और आपको सारी बीमा का क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है।
तो वो जरूरत है, वो आपको जरूरत है पढ़ने की। तो ये बिना क्वेश्चन में देखिए लगातार 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 अभी भी क्वेश्चन आता है। श्यानता गुणांक मिला रिसेंटली नीट के एग्जामिनेशन में आया था 2020, शायद नीट का एग्जाम अभी था रिसेंटली जब 2019 वाला एग्जाम था, ठीक है, जस्ट लॉकडाउन के पहले, तो इसमें ये पूछा गया था। अगर आपको स्टोक्स का लॉ किसी को पता होगा तो यह बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी होता है, किसी को याद हो तो ये होता है स्टोक्स लॉ, दैट इज द स्टोक्स लॉ होता है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा फार्मूला पता रहता है, नहीं पता रहता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीजों के फार्मूला तो पता है कि खैर अभी आप पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आपको सारी फार्मूले आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ईटा जो इसमें है इसको बोलते हैं श्यानता गुणांक। क्या बोलते हैं मेरे लाल? श्यानता गुणांक बोलते हैं। अब मैंने ये कहा कि जिसको निकालना है उसको आप एक साइड रख लीजिए, बाकी चीजों को एक साइड लीजिए। एफ अपॉन क्या हो जाएगा? आरवी। कांस्टेंट टर्म को वीमा से कोई लेना देना नहीं, तो इसको आप गोली मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, ठीक है। आर इंटू वी कर देंगे, ठीक है। अब आपको बल की बीमा अभी हमने निकाली, नहीं विश्वास रहा MLT -2 वो देख लीजिए, MLT -2 वहां पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पढ़ाया। तो यहाँ पे MLT -2 लिखना तो आसान हो गया हमारे लिए। पैसा कमाना आसान है तो प्यार कहां से लाएगा? अरे सर, तो ठीक है प्यार भी लाएंगे सर। ये यल हो गया, जरा समझने का प्रयास करिए। वी फॉर होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को प्रेजेंट करते हैं वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है मेरे लाल? समय। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम, समय होता है, ठीक है। विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन को आप मेजर करते हैं एल में, और समय को आप मेजर करते हैं टाइम टी में, ठीक है, कैपिटल टी में। अगर ये ऊपर जाता है तो एल टी माइनस क्या हो जाता है? 1। तो इस प्रकार से हमको वेग की भी बीमा क्या मिल गई? एल टी -1। याद रखेंगे एल टी -1 मेरे लाल। तो इसकी बीमा क्या लिख देंगे? एल टी -1 लिख दें, एल टी -1। ये देखो यल से यल कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? एम बचा, एम बचा सर। टी की पावर -1 से टी की पावर -1 तबाह हो गया। क्या हो गया भैया? तबाह। यम बचेगा, एल बचेगा, टी की पावर क्या बचेगा? -1 बचेगा, ठीक है। तो यल क्या है भैया? ये यल ऊपर जाएगा तो एम तो ऐसे ही रहेगा, ये यल ऊपर जाएगा तो एम एल इनवर्स, ऊपर जाएगा तो -1, और ये पावर खत्म हो गया तो टी की पावर -1। ये इसकी क्या गई? श्यानता गुणांक की क्या गई? बीमा। यम एल इनवर्स टी -1, ये आ गई श्यानता गुणांक। ये ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। समझ में आया क्या? पब्लिक क्या बोलती? पब्लिक क्या बोलती भाई? दाब का बीमी सूत्र है, दाब का बीमी सूत्र 2013 छोड़िए, किसी न किसी कंपटीशन में आपसे टकराएगा जरूर। चाहे वो एयरफोर्स दे रहे हो, चाहे वो डिफेंस दे रहे हो, चाहे वो बोर्ड दे रहे हो, चाहे वो आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, पर्सनल का दे रहे हो, कॉलेज का कहीं भी, तो इससे तो क्वेश्चन बनना है भाई। इस टॉपिक से और कहां से क्वेश्चन बनेंगे? आपसे क्या पूछेगा? तो दाब बराबर क्या होता है पहले ये समझिए। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। अब आपको सबसे पहले बल पता हो, और सबसे पहले क्या हो भाई? क्षेत्रफल पता हो, तब तो आप दाब निकाल पाएंगे, नहीं तो आप दाब का भी नहीं। तो इस एकाक को तो अपने से कर लिया करिए आप लोग, एकदम सिंपल है, ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वो है, ठीक है। तो आप समझने का प्रयास करिए। बल, बल का भी हमने निकाला क्या? MLT -2 सर, याद कर लीजिए सर, MLT -2 इतनी बार करेंगे ना, 4-5 बार करेंगे छोटी छोटी चीजों से, तो याद हो जाएगा। MLT -2। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल दैट इज द एरिया, एरिया बराबर होता है भैया लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है भैया? लंबाई गुणित चौड़ाई। चौड़े से सर लंबाई का L और सर चौड़ाई का L, ये क्या हो गया? L स्क्वायर, L2 आ गया, ठीक है। कभी भी स्क्वायर और क्यूब नहीं पढ़ते, बीमा को हमेशा पावर में नाम लेते हैं। पढ़ने का भी एक प्रोसेस होता है, यल की पावर 2 बोला जाता है, यल स्क्वायर टी क्यूब टी की पावर 4 ऐसे नहीं बोला जाता, दैट इज हमेशा पावर में पढ़ा जाता है। MLT की पावर -2, ऐसा नहीं कि MLT यहाँ पे यल स्क्वायर बोली, स्क्वायर नहीं बोला जाता, दैट इज L2 बोला जाता, ठीक है। अब आप जो ये डायमेंशन है, ठीक है, आगे समझते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? L2। एक से एक तबाह हो गया, एक बचा है, एक ऊपर जाएगा तो ML -1 हो जाएगा, और टी की पावर -2। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। बी ऑप्शन क्या हो गया भाई? बी ऑप्शन आ रहा है लगातार। पृष्ठ तनाव होता है दैट इज द सरफेस टेंशन। क्या होता है मेरे लाल? सरफेस टेंशन दैट इज द पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होता है वो आप बताएंगे। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के बारे में पहले आप पृष्ठ तनाव का फार्मूला पढ़ ले। पृष्ठ तनाव कितनी बार आया? दैट इज सरफेस टेंशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या?
सरफेस टेंशन। कैसा टेंशन सर? ये वैसा टेंशन। तो ये क्या होता है? बल बटे दूरी, बल बटे दूरी, ठीक है। तो बल का अभी बल बार बार आ रहा है इसलिए बल को याद कर ले, mlt-2 याद कर ले। और दूरी का क्या होता है? L होता है। तो अगर यल से यल तबाह हो गया तो बचा क्या? mt-2, mt⁻²। अभी ऑप्शन चेंज हुआ है, ये देखो mt-2, ठीक है। तो सभी को क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? ये बताना आपका काम है, मेरा नहीं। मजा आना चाहिए, क्योंकि मजे के साथ पढ़ेंगे, एडुटेनमेंट करेंगे, मनोरंजन करना नहीं है, मनोभंजन करना है। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। बीमाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, आरटी की बीमाएं में ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको एक चीज तरीका हमको सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको बता पाएंगे। वो कैसे बता पाएंगे वो हम आपको बताते हैं कि बीमाओं का सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को हम करते हैं, उसके पहले हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं बीमाओं का उपयोग। क्या? बीमाओं का उपयोग, हेडिंग डालेंगे बीमाओं का उपयोग, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे। बीमाओं का उपयोग, बीमाओं का सर क्या उपयोग? विमाओं का सर उपयोग क्या क्या है? विमाओं का उपयोग मेरे लाल 3 तरीके से है। पहला क्या है कि एक पद्धत के मात्रक को, एक पद्धत, कोई एक पद्धत में है कोई चीज, एक पद्धत के मात्रक को, के मात्रक को दूसरे पद्धत में बदलना, दूसरे पद्धत में बदलना। दूसरा क्या है? सूत्रों की जांच करना। क्या? कोई सूत्र अगर आपने गलत लिखा है, अभी सवाल करवाएंगे इस पे, सूत्रों की जांच करना, वो आप कर सकते हैं कि कोई फार्मूला आपको दिया है और वही फार्मूला दिया उसको सही है कि गलत, ठीक है, तो उसकी आप जांच कर सकते हैं बड़े आराम से कि, ठीक है, उसको आप बड़े आराम से जांच कर सकते हैं कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो बीमाओं का उपयोग है भाई 3, ठीक है, इससे आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े मेरे भैया, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत में बदलना वो कैसे करते हैं सर? होता क्या है मेरे लाल, आप फार्मूला ऐसे लिख लीजिए कि N2 बराबर क्या होता है दूसरे पद्धति को जिसमें आपको बदलना है, N1 क्या होता है M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर क्या होता है B। अभी हम समझाते हैं, T1 अपॉन T2 की पावर क्या होता है C, ठीक है। ये क्या होता है, कहने का मतलब क्या है, ABC क्या है, ABC क्या है, उसका पावर है बीमा, एक माध्यम, एक आप पद्धत से दूसरे पद्धत में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। अब हम जैसे समझने का प्रयास करते हैं, हम वीमी सूत्र से आप एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत में कैसे बदलते हैं। बीमाओं के कई उपयोग हैं, समझने का प्रयास करिए। बीमाओं के क्या है भाई साहब, कई उपयोग हैं, ठीक है। तो एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत के मात्रक में कैसे बदलते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। और हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। हमने आपको क्या बताया, ये तो इसका फार्मूला रहा, ठीक है, वो हम समझाते हैं। सूत्रों की जांच करना, अच्छा, वीमा से आप सूत्र की उत्पत्ति भी कर सकते हैं, सूत्रों की उत्पत्ति भी कर सकते हैं, सूत्रों की उत्पत्ति करने में, प्रूफ करने में। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, थोड़ा सा आगे। अब एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत के मात्रक में बदलना, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया एक जूल को अर्ग में परिवर्तित करिए, अर्ग में परिवर्तित कीजिए, या फिर आपसे पूछ लिया कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, अब अगर आपको बीमा याद है, क्या याद है, सिर्फ बीमा डायमेंशनल फार्मूला याद है, तो आप उसको निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, बड़े
आसानी से, बहुत इतिहास से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो 1 जूल को अर्ग में बदलने के लिए सबसे पहले आपको इसका क्या याद होना चाहिए भैया? जूल क्या है? जूल में वो एसआई में है और अर्ग क्या है? सीजीएस में है। अभी एक जूल क्या है भैया? ये एसआई में है, एसआई पद्धति में है। अब ये जा किसमें रहा है? अर्ग में, दैट इज द सीजीएस में। एक माध्यम से, एक पद्धति के से दूसरे पद्धति में बदलना हम कैसे निकालते हैं? मार्कर चेंज करके निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको जूल क्या होता है? जूल आपको पता है कार्य की क्या होती है? एसआई यूनिट होती है कार्य की। कार्य की भी होती है, ऊर्जा की भी होती है, ठीक है। मैकेनिक्स में ऊर्जा की भी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा के भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जूल के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इसकी ऊर्जा या फिर कार्य, अगर आप इसका क्या लिखेंगे? वीमी सूत्र। सबसे पहले आप किसी भी चीज का वीमी सूत्र लिख लें, ठीक है। वीमी सूत्र, अगर आप कार्य को, जूल को कार्य समझिए, और कार्य का अगर आपको वीमी सूत्र लिखना हो तो W बराबर क्या होता है? F इंटू एस होता है। और आपने बल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा कि सर MLT-2 होता है सर। और सर ये अगर यल है, सेकंड L है, तो यहाँ पे L लिख दिया, तो क्या हो जाएगा भैया? ML2T-2 हो जाएगा। हमने इसकी वीमी सूत्र निकाल लिया। किस में निकाल लिया? जब ये जूल में था, जब ये किसमें था भाई? किसमें था मेरे लाल? जब ये उसमें था, एसआई यूनिट में था। हमने वीमी सूत्र निकालना इंपॉर्टेंट है। अभी फार्मूला सूत्र क्या है हमारा, कि कैसे निकालते हैं भाई? N2 बराबर N1, ठीक है, M1 अपॉन M2 की पावर क्या होता है भाई? और क्या होता है? L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। जरूरत पड़ी तो थीटा आता है, जरूरत नहीं पड़ी तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब N1 में सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू कितनी है? N1 की वैल्यू 1, और सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। N1 की वैल्यू क्या है भाई? 1। M1 की वैल्यू कितनी है? 1। और M2 की वैल्यू कितनी है? 1। एक सेकंड, ध्यान से समझिए, सुकून से समझने का प्रयास करिए, मैं समझा रहा हूं आपको। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। M1 की, L1 की वैल्यू थी 1, और क्या थी भैया? T1 की वैल्यू कितनी है? 1। एक ही है। N2 की वैल्यू कितनी निकालनी है? निकालनी है सर, कितनी अर्ग होगा सर? निकालनी है। और M2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1। L2 की वैल्यू कितनी है? 1। और T2 की वैल्यू कितनी है भाई? अब हम फार्मूला में लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? अब हमको इतनी वैल्यू पता है किसकी? अभी हमें वीमी सूत्र पता है एसआई यूनिट में। किसकी पता है? वीमी सूत्र है पता एसआई यूनिट में। अब एसआई यूनिट में किसी भी चीज को मेजर करते हैं किसमें? किलोग्राम में। किसमें यूज करते हैं भाई? किलोग्राम में। अब हम अगर पावर लिखना चाहें तो L की पावर यहाँ पे 2 है और T की पावर -2 है। अगर लिखने का प्रयास करें तो भैया N2 की वैल्यू हमको निकालनी, N1 की वैल्यू 1। तो भैया कोई भी चीज अगर पहले में है तो एसआई यूनिट में द्रव्यमान की मात्रा को किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम में लिखेंगे, पहली बात। और अगर दूसरे मात्रा में सीजीएस में कर रहे हैं तो द्रव्यमान की मात्रा को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कितने भैया? कोई भी चीज एमकेएस को एसआई यूनिट बोलते हैं, इससे सीजीएस में जा रही है तो द्रव्यमान के मात्रा को ग्राम में लिखेंगे। और ये जैसे यहाँ पे किलोग्राम है तो यहाँ पे ग्राम होगा, तो किलोग्राम है तो ग्राम बटे ग्राम लिख लिया, ठीक। लंबाई के मात्रक को इसमें लिखेंगे मीटर, 1 लिख लेंगे मीटर, और इसमें क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। और समय के मात्रक को सेकंड में, तो ये सेकंड अपॉन सेकंड हो जाएगा, इसकी तो कोई लोड ही नहीं, सेकंड अपॉन सेकंड। पावर देखिए, m की पावर 1 है तो यहां पे पावर 1 लगाएंगे। ध्यान से देखिए, सुकून से, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, अब समझने का प्रयास करिए ध्यान से आप लोग। तो ML2T-2 हमने निकाला था, तो m की पावर कितनी है? 1। बीमी सूत्र से निकाले ना, तो बीमा क्या होती है? जो उचित घात चढ़ाई जाती है, तो यहां 1 लिख लिया। b की पावर कितनी है? 2। c की पावर कितनी है वहां पे? -2। अच्छा सर, -2। डन, इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है जरा ये बताएं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है जरा ये समझिए। ये तो बचपन का सर खेल है। 1 किलोग्राम सर बराबर होता है 1000 ग्राम। ग्राम में हो गया नीचे भैया ग्राम। 1 मीटर में कहो कितने सेंटीमीटर भैया? 1 मीटर में भैया कितने, देखिए
तो ये था भाई, कहाँ हम थे, हम लोग यहाँ थे कि अब ये आ गई क्या कि भाई जैसे हमने स्टार्ट किया, तो एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए जो हमारा फार्मूला था n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a l1 अपॉन l2 की पावर वो t1 अपॉन t2 की पावर c। तो किसी भी फार्मूले का अगर आपको वीमी सूत्र मालूम है, क्या मालूम है भाई, वीमी सूत्र डायमेंशन फार्मूला मालूम है, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले आप डायमेंशन फार्मूला लिख लीजिए। तो जूल क्या होता है, एक प्रकार कार्य की क्या होती है, विमा होती है, कार्य का क्या होता है भाई, वो होता है ऐसा यूनिट होती है, मात्रक होता है, उसका हमने ये लिख लिया ml2 t-2 लिख लिया, ठीक। और उसके बाद हमने क्या काम करा, आपको पता है कि n1 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1, l1 की वैल्यू 1, t1 की वैल्यू 1 लिख लिया, m2 l2 t2 की वैल्यू ऐसे हमने एक जगह कलेक्ट करके लिख ली। उसके बाद हमको पता है कोई भी चीज एमकेएस से अगर हमारा सीजीएस में जा रहा है, एमकेएस से हमारा कोई चीज सीजीएस में जा रहा है, तो हम एक काम उसमें यहाँ पे क्या काम करते हैं, द्रव्यमान की मात्रक को एमकेएस में किलोग्राम में लिखते हैं, और अगर सीजीएस में जाता है तो उसके द्रव्यमान की मात्रक को हम ठीक ग्राम में बदल देते हैं। और वही काम सेम करते हैं लंबाई के साथ, लंबाई को एमकेएस में मेजर करते हैं मीटर में, और वही लंबाई को सीजीएस में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमने क्या काम कर दिया, ग्राम, ये पहले एमकेएस में था और हमें अब सीजीएस में चेंज करना है, तो m1 अपॉन m2 किया तो किलोग्राम अपॉन ग्राम कर दिया, मीटर अपॉन सेंटीमीटर कर दिया, सेकंड अपॉन सेकंड कर दिया, तो ये खत्म हो गया, तो पहले खत्म हो गया, तबाह हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं थी। यहाँ पे 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में आप चेंज करें तो 1000 ग्राम होगा, अगर आप सेंटीमीटर को मात्रक को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर कट जाएगा, पावर यहाँ पे 2 थी तो पावर यहाँ पे 2 हम लगा लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, और 10 टू द पावर 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, तो 1 जूल में कितना अर्ग हो गया, 10 की घात 7 अर्ग। अब एमकेएस में आप 1 जूल लिखिए या फिर सीजीएस में आप 10 की घात 7 अर्ग लिखिए, दोनों एक ही बात है। और बीमा के उपयोग में यही हमने पढ़ा कि एक पद्धति की मात्रक को दूसरे पद्धति की मात्रक में बड़ी आसानी से श्री चरण कमलों के साथ, अपने श्री चरण कमलों के साथ लिख सकते हैं, और उसमें कभी कोई दिक्कत की बात, कोई आंच नहीं आएगी, कोई आंच नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा दूसरा एक इंपॉर्टेंट ट्रिवियलेंट टॉपिक था कि वीमा को एक पद्धति से मात्रक में सर आपने दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा ये बताइए कि सूत्रों की जांच कैसे हो। सूत्रों की जांच करने के लिए हमको एक सवाल की जरूरत सर पड़ेगी, बिल्कुल सर सवाल की जरूरत भले पड़े, लेकिन हमारा बिना कंसेप्ट क्लियर किए सर नहीं जाइए। तो सवाल ले लिया जाए भाई एक, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि सरल लोलक की लंबाई, क्वेश्चन लेते हैं, सरल लोलक की लंबाई t इक्वल टू होता है मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होता है, ठीक है। वीमी सूत्र से इसको जांच कीजिए कि ये सत्य है कि असत्य है कि क्या है। वीमी सूत्र से, कैसे सूत्र से, वीमी सूत्र से जांच कीजिए कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, जांच कीजिए। अब आपको ये पता है, जांच कीजिए, ये लिखिए, आपको ये पता है कि t बराबर क्या है, समय आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का मतलब समय होता है, और समय का क्या होता है, जो वीमी सूत्र होता है, डायमेंशन फार्मूला होता है, वो कैपिटल टी होता है। तो कहने का मतलब अगर इसकी वीमा कैपिटल टी है तो इसकी वीमा, इसको सॉल्व करने के बाद, इस फलाने जी को सॉल्व करने के बाद अगर हमें वीमी फार्मूला, वीमी सूत्र अगर कैपिटल टी मिल जाता है, तो इसका मतलब मेरा जवाब सही है, मेरा जो ये फार्मूला हमको जो लिखा पढ़ा मिला है ये हमारा सत्य है। बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं है भाई, है कि नहीं। अब लिखते हैं, अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, हमको भैया क्या मतलब है 2 पाई अंडर रूट, अगर एल बाई जी लिखा है आपका तो ये तो बिल्कुल सत्य है, सत्य है कि नहीं सर, आपने सही कहा, सत्य है। अब अगर हम इस फार्मूले को, अगर आपको नहीं पता है, सपोज मान लीजिए ये फार्मूला तो बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया जानती है, अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते, थोड़ा सा एक चीज चेंज करूंगा, ज्यादा चीज नहीं चेंज करूंगा, चेंज करने का ये प्रयास करता हूं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ क्या कर दिया, रूट हटा दिया। रूट हटा के हमने क्या काम किया, सर आप बहुत खतरनाक आदमी है, फार्मूला गलत लिख के पूछते सही है कि नहीं, जांच कर रहे हैं ना वीमी सूत्र से। तो आपको पता है समय का, समय आवर्तकाल है ना, समय के का होता है टी लिखते हैं, ठीक है टी। तो इसका जो वीमा लिखेंगे वो कैपिटल टी होगा, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दिया। अब इसकी जो वीमा सॉल्व करने के बाद आएगी, अगर वो टी आ जाती है तो हम लिख लेंगे, और 2 पाई आपको पता है कि इसका कोई लेन देन नहीं है, सांसारिक मोह माया से दूर है, खत्म। यल की लंबाई लेंथ है, एल अपॉन जी की अगर आप वीमा निकालिए तो ये कैपिटल एल हो जाएगा, और आपको पता है जो स्मॉल जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, त्वरण हो कैसा भी त्वरण हो, उसकी वीमा क्या होती है भैया, एल टी माइनस 1। कैसे त्वरण बराबर क्या होता है भैया, एल टी माइनस 2 होता है क्या, LT माइनस 2 होता है सर, कल कह रहे हैं हम। त्वरण, जैसे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समांतराल, तो LT क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं, ऐसे ही इसका भी होता है। तो भाई LT माइनस 2 निकालेंगे, जब आपने लिखा है LT माइनस 2, यल से यल तबाह हो गया, ये ऊपर माइनस 2 गया तो T की पावर 2 आ गया। ये क्या हुआ सर, इसकी बीमा T की पावर 2 और जो यहाँ पे इसकी बीमा है T, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, ये असत्य है। ये जो फार्मूला लिखा है हमको भी पता था सर ये सत्य है, अगर यहाँ पे रूट लगा दे, यहाँ पे रूट लगा दे तो पावर 1/2 हो जाता, जब पावर 1/2 हो जाता तो ये पावर
2 का 1/2 होता तो 2 से 2 कट जाता, तब वो सही हो जाता। ये क्या है, तो ये क्या है, यह सूत्र क्या है, यह सूत्र असत्य है, असत्य है। हमने जांच किया और जांच करने पे क्या पाया कि सर यह सूत्र तो असत्य है, यह सूत्र गलत है सर, यह सूत्र क्या है, गलत है। सभी को क्लियर है भाई? तो एक एक सवाल, एक एक फार्मूले, एक एक डेरिवेशन, एक एक छोटी छोटी चीजों को मेंशन करके समझते हैं। तो बीमा के उपयोग से हमने क्या समझा कि एक पहला सवाल हमने ये समझा कि किसी भी एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में चेंज करने, ये बीमा को यूज है। बीमा को पढ़ने का कुछ यूज होना चाहिए, ऐसे पढ़ने, बीमा को पढ़े तो बीमा का कुछ यूज हो रहा है, तब पढ़े, तब पढ़े, तब बढ़े, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको दिया कि बीमित सूत्र की जांच करना, दूसरा भी हम पढ़ चुके, ठीक है सर। तो बीमा ऐसे ही आप लगातार किसी भी चीज की बीमा निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा आगे बढ़े, बोलो हाँ कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। हाँ सर आगे बढ़िए, चलिए सर आगे बढ़िए, चलिए भाई। हाँ, हम थे यहाँ पे कि ये जो सवाल है बहुत पॉपुलर सवाल है सर, तो बता दीजिए सर कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस आर बी है क्या भैया, वी माइनस बी, ठीक है। अब इसका सर वी में जो सूत्र है, इस सूत्र बता दीजिए कैसे होता है, ठीक है। तो वी में सूत्र इसका निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको पता है जहां P और V और R, पीवीआर, ये पीवीआर सिनेमा हो गया, पीवी और आर क्रमशः क्या है भैया, पी फॉर प्रेशर है, प्रेशर को कहते हैं भैया दाब, क्या भैया मेरे लाल, दाब। मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा। सवाल को करते रहिए, समय लगेगा, सवाल को समय लगेगा। ये हो सकता है वीडियो 2-2.5 घंटे हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, समय कितना भी लगे, लेकिन सर एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एक एक सवाल क्लियर होना चाहिए। बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत ही पॉपुलर सवाल है भाई। वी और वी क्या है, वॉल्यूम है, पीवीआर नहीं लिखा है, मैं नहीं कहता हूं, मेरे बच्चों, मेरे लल्लुओं, मेरे प्यारे 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 से पार्टियों, ये देखो वी, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और भैया ये क्या है भैया, आर, आर तो भाई कहीं यहाँ पे ये कांस्टेंट है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। टी, पीवीटी, टी फॉर क्या, टेम्परेचर, ताप, ये चीजें तीनों जान गए हम। अच्छा, अगर किसी चीज के बीमा में अगर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, तो उसको हम डायरेक्ट उसके बराबर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो बीमा पी की होगी वही ए अपॉन वी स्क्वायर की बीमा होगी। पहली बात, सुना आपने, सुना सर आपने क्या कहा, आप धोखेबाजी कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, ऐसे होता है सर। जो वी की बीमा होगी वही किसकी बीमा होगी, स्मॉल बी की बीमा होगी। अच्छा सर, कह रहा है क्या, नियतांकों में ए एवं बी की बीमा ज्ञात कीजिए। अब निकालना हुआ आसान, क्योंकि अब हम आ गए हैं आपके पास, निकालना हुआ आसान क्योंकि हम हैं अब आपके पास, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अब आपको ए की बीमा चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक वहीं छोड़ दो, P इंटू वी स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको पता है दाब बराबर, अभी हमने इसकी बीमा निकाली, फिर से निकाल देता हूं, दाब बराबर होता है मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा, बल बटे होता है भैया क्षेत्रफल। अगर इसकी बीमा निकाले तो क्या होगी, MLT-2, पता है आपको कितनी बार निकाला। क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है भैया, L2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके आगे बढ़े भाई, बोलो MLT-2 और क्या जाएंगे, अगर V को हमने क्या बोला है, वॉल्यूम बोला है ना, आयतन बोला है ना, क्या वो, ठीक है, पानी पानी थोड़ा सा ला दो बस। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए भैया, तो इसको काट देंगे, L से L तबाह हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ML इनवर्स T⁻² आ गया, इसकी बीमा आ गई। अब वॉल्यूम की बीमा क्या होती है भैया, L3 होती है, ठीक है। अब बल बटे क्षेत्रफल, तो इसकी बीमा आ गई ML इनवर्स T⁻², और ये वॉल्यूम की बीमा क्या हो गई भाई, L3 हो गई। तो एक L से एक L तबाह हो जाएगा, क्योंकि -1 है और पावर प्लस है, तो ML2 T⁻² हो जाएगा। ये किसकी बीमा हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म की बीमा ए, ठीक है। ए की बीमा हमने निकाल ली, और ए बी का ऐसा ही मात्रक भी ऐसे निकाल लेंगे भैया, ए और बी की बीमा निकालिए, ए बी का ऐसा ही मात्रक निकाल लीजिए। अब बी की बीमा निकालना अब और आसान हो गया, क्यों पूछो क्यों, क्योंकि अब बी के जो बीमा होगी वही स्मॉल बी की बीमा होगी मेरे लाल, और वी बीमा क्या है भैया,
तो V की बीमा बराबर L की, V क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम की बीमा L3, और ये क्या हो गया भैया B। लो दोनों की बीमाएं निकाल दिया। इतना ज्यादा सिंपल था, बोलो कितना ज्यादा सिंपल। अरे सर सिंपल नहीं था, वो तो आपने बना दिया। नहीं हो जाएगा, आपके लिए भी सिंपल हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट इज द ब्रूस ली। ठीक है, ओके, आप भी ब्रूस ली बन जाइए, ब्रूस ली बन जाइए। नया टॉपिक, थोड़ा सा नया टॉपिक क्या है, इसी टॉपिक का है। तो किसी भी चीज को हमने मापना स्टार्ट किया, लगातार मापे पड़े हैं। मापने के बाद क्या होता है कि उसमें क्या होता है ना, एरर आती ही आती है। किसी भी चीज को आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, कितना भी हार्ड टू ट्राई करिए, वो थोड़ी बहुत एरर रह जाती है। तो क्या होता है ना, ये एक पाठ्यांक होता है, पाठ्यांक मतलब रीडिंग होती है, दैट इज त्रुटि। एरर, एरर क्या कहते हैं, किसी भी पाठ्यांक की अनिश्चितता को, किसी, जो आप रीडिंग करते हैं, किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को, अनिश्चित क्यों रहती, वैल्यू बदलती बढ़ती करती, किसी भी पाठ्यांक की अनिश्चितता को, अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। चलिए, इतनी सी बात क्लियर है भाई, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं? किसी भी पाठ्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप, अनिश्चितता, निश्चितता यहां पे ऐसे होगा, अनिश्चितता, ठीक है, को तकनीकी रूप से त्रुटि कहता है। त्रुटि की ये डेफिनेशन थी कि किसी भी चीज को आप कितना भी मापे, उसमें थोड़ा बहुत एरर रह ही जाता है, दैट इज क्या है भाई, त्रुटि। इसके बाद आपने बहुत बार सुना होगा व्हाट इज अल्पतमांक, वह न्यूनतम माप जो किसी मापक यंत्र द्वारा ली जा सकती है, यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। आप स्केल पटरी से किसी भी चीज को मेजर करते हैं, भाई कोई फिट्टी होगी आपके पास, ये आपकी पटरी है, ठीक है, इस पे ऐसे ऐसे बना रहता है, तो आप किसी चीज को मेजर करते हैं, तो जो आप माप लेते हैं, जो आप मेजर लेते हैं, वो उसकी यंत्र की क्या कहलाती है, वो इस यंत्र की, जो भी यंत्र आपने लिया है उसकी वो क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है, सभी को क्लियर है भाई, अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इसके। निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है मेरे लाल, कि किसी भी भौतिक राशि के, एक सेकंड थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है। क्या होता है कि मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी ज्यादा, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान, वास्तविक यानी कि यथार्थ, ठीक है, क्या लिखा है, यथार्थ मान तथा मापक यंत्र द्वारा ली गई माप का अंतर, जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे लाल, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान, ठीक है, को निरपेक्ष त्रुटि, त्रुटि जब भी लिखा जाएगा मेरे लाल डेल्टा से, डेल्टा का मतलब है कि एरर, डेल्टा का मतलब ही है क्या, एरर, एरर का मतलब है त्रुटि, डेल्टा मतलब वास्तविक मान, वास्तविक मान समझाते हैं इसको, थोड़ा सा आपको समझाते हैं, वास्तविक मान माइनस, माइनस ऐसे इसमें लिखा जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको वैल्यू तो पता नहीं रहती है, ऐसे, और प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान का जो अंतर होता है मेरे लाल, उसको क्या बोलते हैं, प्रायोगिक मान और वास्तविक मान का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। कहने का मतलब यह है कि जो, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, उसका एक्चुअल लेंथ 5 मीटर है, आपको गिवन है 5 मीटर, आपको ये गिवन है, ठीक है, और आपने इसको स्केल से नापा, मान लीजिए आपने 4.98 सेंटीमीटर आपने नाप दिया, तो ये जो रियल वैल्यू थी इसकी, और इसकी जो आपने प्रायोगिक मान, जो यंत्र से आपने मेजर किया, इन दोनों को आप आपस में मेजर करेंगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर, मतलब एग्जैक्ट जो एरर है आपका वो निकल आएगा। यहाँ आपने 0.2 का आपने मिस्टेक किया हुआ है, इतनी एरर है, ठीक है, तो वो इसको कहते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि या फिर आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है कि
देखो ध्यान से लिखा है जैसे कि मापन की निरपेक्ष त्रुटि तथा यथार्थ मान, जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला अभी, एग्जैक्ट रियल वैल्यू जो आपने निकाली, उन दोनों के अनुपात को कहते हैं। कहने का मतलब कि निरपेक्ष त्रुटि आपने निकाला कि भैया डेल्टा एक्स, ठीक है, और आपने किसको निकाला, यक्स, इन दोनों का जो अनुपात है, रेशियो है, उसी को क्या कहेंगे भैया, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, दैट इज द फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल को बोलते हैं आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। कहने का मतलब क्या है कि जो आपने, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू थी, अभी आपने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब घटा दिया उसको, 5 मीटर थी, आपने 4 दशमलव कुछ मीटर नापा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट एरर था, एग्जैक्ट एरर था, वो आ गया। लेकिन यहां पे आपको क्या काम करना है, यहां पे उस चीज को डिवाइड करना है सिर्फ। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एब्सोल्यूट मतलब भिन्नात्मक या फिर आपेक्षिक त्रुटि निकलेगी। त्रुटि भागफल में भी हो सकती है, ऋणात्मक में भी हो सकती है, इसलिए ठीक है, गुणनफल के रूप में भी हो सकती है। समझ में आ रहा है सभी को भाई? तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे कोई डेल्टा एक्स आपने चीजें मेजर की और उसको रियल वैल्यू से क्या कर दिया भाई, मेजरमेंट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, तो उसकी क्या निकल रहा है भाई, त्रुटि निकल आई। सभी को क्लियर है? आगे बढ़ा जा भाई, आगे बढ़ू मैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा। अब हम आते हैं कि भाई ये है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर क्या है, कुछ नहीं करना है। अभी आपने आपेक्षिक त्रुटि निकाला ना, आपेक्षिक त्रुटि निकाला को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी आपने जो आपेक्षिक त्रुटि निकाला, आपेक्षिक त्रुटि निकाला ना आपने, आपेक्षिक त्रुटि क्या निकाला, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। आप इसको अगर परसेंटेज में व्यक्त कर दें, 100% ऐसे परसेंटेज में ले लें, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको परसेंटेज में अगर आपने ले लिया तो वो क्या बन जाएगा भैया, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी, बात खत्म। 100%, ठीक है। तो ये होता है प्रतिशत त्रुटि होती है, क्या होती है भाई, प्रतिशत त्रुटि होती है, ठीक है। सभी को क्लियर है इतनी सी बात? एक सवाल है प्रतिशत त्रुटि पे, पहले उसको कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद उसको आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सवाल को ध्यान से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, फोन करके मंगा लो। और तो किसी पेच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसके द्वारा किसी तार का जो व्यास है 0.22 सेंटीमीटर मापा जा सकता है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको संभावित जो प्रतिशत परसेंटेज एरर निकालना है, उसके निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले आपको इसका आपेक्षिक त्रुटि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपेक्षिक त्रुटि मतलब तार का व्यास क्या है, पहले वो निकाल लीजिए, ठीक है। तार का व्यास क्या है, डी। तार का जो एक्चुअल व्यास है, डायमीटर, डी फॉर डायमीटर व्यास है, तार का जो व्यास है मेरे लाल, वो क्या है, 0.0225 है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। दूसरी बात है कि इसका जो अल्पतमांक है, अल्पतमांक क्या होता है, जो आप मेजर करते हैं। मैंने क्या कहा आपको, अल्पतमांक सबसे पहले आपको डेफिनेशन इसलिए पढ़ाई कि जो अल्पतमांक जो होता है कि जो आप मेजरमेंट से जो आप मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यंत्र से मापी जाने वाली। तो मेजरमेंट आपने क्या किया, डेल्टा डी, तो डेल्टा डी क्या आ जाएगा भैया, 0.001। और इन दोनों का डिवाइडेशन, डिवाइड अगर इन दोनों को कर दें आपस में, इन दोनों को क्या कर दें भैया, डिवाइड कर दें, तो वो क्या निकल जाएगा मेरा, प्रतिशत त्रुटि। पहले डेल्टा डी अपॉन डी और इंटू 100, ये क्या आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि। अगर आपको निकालना है प्रतिशत त्रुटि, फॉर्मूला पढ़ा, तो डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है, 0.001। हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.225 इंटू क्या कर दिया मेरे लाल, पीले ज्यादा गुलाबी आधा। अब हमने क्या काम कर दिया, जहां पे डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा तो क्या बचेगा भैया, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.44% आ जाएगा, या फिर इसको आप 100 रहने दीजिए, 1/225, तो क्या आ जाएगा 0. ठीक है, 0.44% इसका क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा, ये इसका आंसर। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई, इसको इतनी सी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई कि नहीं भाई? आगे बढ़े, चलिए अब इसके आगे हम क्या पढ़ने का प्रयास करते हैं कि जैसे हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भाई जैसे हम मान लीजिए कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, जैसे ठीक है, तो उसका जैसे भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, ये सब पढ़ते हैं
ताकि हमें समझ में आ सके, ठीक है। तो किसी भी अगर आपको कोई सवाल दिया है, अगर आपको निकालना है निरपेक्ष त्रुटि क्या हो सकता है, परसेंटेज एरर क्या हो सकता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ लिए, अब हम अगला देखें क्वेश्चन कोई है। तो सबसे पहले प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप क्या काम करते हैं, सबसे पहले आप प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप कोई काम ये काम करते हैं कि सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए। ट्रू वैल्यू मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, एग्जैक्ट वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू के बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए भाई, जैसे यहाँ पे हमको क्या पता था, जैसे ये सवाल दिया था, तो सबसे पहले हमको एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है जो वैल्यू आपको गिवन है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर मतलब, एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है, जो निरपेक्ष त्रुटि होता है। फिर उसके बाद अगर आपको भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और डिवाइडेशन के बाद क्या काम कर देंगे, उसको हम क्या काम कर देंगे, अगर परसेंटेज रेट निकालना है तो उसका 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो परसेंटेज का नियम होता है कि कोई भी चीज होती है वो क्या होती है मेरे लाल, 100% होती है। क्या होती है भाई, 100% होती है, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ट्रू वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहले ट्रू वैल्यू सर क्या होती है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, ट्रू वैल्यू को ही बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को होते हैं माध्यमान। क्या है, माध्यमान। एक सवाल से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सवाल में, आपके जन्म में सवाल ये है, किसी सरल लोलक के आवर्तकाल में मापन हेतु लिए गए विभिन्न प्रेक्षणों का आवर्तकाल 1.29 सेकंड, 1.33 सेकंड। अगर कोई आपके पास मेजरमेंट है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है और आपने उसको n पार्ट में मेजर किया हुआ है, कोई चीज आपके पास बहुत बड़ी लंबी है, उसको आपने छोटे 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 टुकड़ों में मेजर किया हुआ है, तो सारे को ऐड करके उतने से डिवाइड कर देंगे, दैट इज मीन। मीन एरर आ जाएगा, उसका मीन वैल्यू आ जाएगा, माध्यमान। माध्यमान को ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या काम किया है, आवर्तकाल से आपने प्रेक्षण के आवर्तकाल को T1 बराबर आपको गिवन है भाई 1.29 सेकेंड, ठीक है। यहां पे करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, इधर से करते हैं। जैसे आपने ये क्या काम किया है, T1 की वैल्यू आपने निकाली है क्या, 1.29 सेकेंड, ठीक है। आपने T2 की वैल्यू क्या निकाली है भैया, फिर मेजर किया आपने 1.33 सेकेंड। फिर आपने T3 आवर्तकाल क्या निकाली, 1.34 सेकेंड। फिर आपने क्या निकाली, 1.35 सेकेंड। फिर आपने T5 क्या निकाली, इतना ज्यादा निकाल लिया, 1.32, कोई बात नहीं। T6 निकाल दिया, कितना निकाल दिया, 1.36 सेकेंड। T7 आपने कितना निकाल दिया, 1.30 सेकेंड। T8 कितना निकाल दिया आपने, 1.33। इतना आपने 8 मेजर किया। अगर आपको इसकी मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान निकालना है, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का अंतर, ये देखिए अभी हमने आपको पढ़ा है वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर होता है, कहां गए भाई साहब, हेरारी में तो पढ़े, ये निरपेक्ष त्रुटि है ना, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान। तो आपके दिमाग में वास्तविक मान ही निकाल रहे हैं, वास्तविक मान, ये ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू को ही, वास्तविक मान को ही आप क्या कहते हैं, वास्तविक मान को ही आप कहते हैं मेरे लाल पीले ज्यादा गुलाबी आधा, वास्तविक मान को ही आप कहते हैं माध्यमान। वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू को आप कहते हैं माध्यमान, माध्यमान। और माध्य, किसी भी चीज की माध्यमान कैसे निकालते हैं, सवाल से समझते हैं। सारी को ऐड कर दीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T, यहाँ ऐड 8 तक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या कर देंगे, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, और जितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। तो वहां से उसका क्या निकल आएगा, वास्तविक मान निकल आएगा। मतलब जितनी भी वैल्यू आपको गिवन है उतने से आप उसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा भैया, वास्तविक मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वास्तविक मान। तो इसको जब आप ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाएगा। 8 सेट कर देगा 2 9 29 33 9 4 13 43 67 64, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई 1.3470 ऐसे समथिंग आ जाएगा, एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपको आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये आ गया इसका क्या, मीन वैल्यू। आप इसको लिख सकते हैं क्या, टी मीन। ये इसकी मीन वैल्यू आ गई। क्या आ गई मेरे लाल, मीन वैल्यू। तो अगर इसका क्या पूछ रहा था, प्राप्त इन प्रेक्षणों पर निरपेक्षक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, तो पहले आप
मीन वैल्यू निकालेंगे। जब आपने मीन वैल्यू निकाल ली तो अगर आपको अब निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना। अब इसको आप 1.33 एग्जैक्टली मान लीजिए कि ये भाई समझ लो 1.33 है, मान लो ये भी 1.34। तो अब जो आपका वास्तविक मान आया, अब उसके प्रायोगिक मान, ये तो प्रायोगिक मान एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मेजर किया। अब जब वास्तविक मान में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसको? वास्तविक मान में से आपने प्रायोगिक मान को डिफरेंस कर दिया, उसी का अंतर क्या होता है भैया? निरपेक्ष त्रुटि होता है। अब निरपेक्ष त्रुटि निकालना तो कुछ नहीं बदला। अगर आपको निकालना है, ये जैसे कि ये डेल्टा में आएगा, ये डेल्टा में आएगा। अब आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें से ये टी मीन को इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका निकल आएगा भैया डेल्टा टी। अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालना है तो डेल्टा टी1 माइनस क्या हो जाएगा? वास्तविक मान, सॉरी वास्तविक मान पहले निकलेंगे, तो वास्तविक मान तो 1.33 में से क्या कर देंगे? 1.33 में से माइनस कर देंगे 1.2 लगेंगे, ऐसे इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसको सारे में से घटा देंगे, वो वैल्यू क्या आ जाएगी? निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। समझ में आया सबको? निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। और एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट एरर का मतलब मॉड। अब भैया आपेक्षिक त्रुटि के लिए हम क्या काम करते थे? आपेक्षिक त्रुटि में से क्या काम करते थे? इसको इससे क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। समझ में आ रहा है? वो अपेक्षित त्रुटि निकल जाएगा और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा भैया? प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई जरूर करिए कि प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलता है, अपेक्षित त्रुटि कैसे निकलता है। हमने आपको एक सवाल खुद से करवाया, ये देखिए हमने आपको ये सवाल खुद से करवाया कि संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या है, और इसमें मैंने सारी चीजों को डिस्क्राइब कर दिया वन बाय वन करके, ठीक है? तो ये आ जाएगा भैया निरपेक्ष त्रुटि, तो उसके बाद आपको अपेक्षित त्रुटि निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा सभी को? समझ में आ रहा है कि नहीं? और बाकी कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन आप घर पे बैठ के आसानी से करते रहिए। तो ये रहा हमारा एरर के बारे में कि एरर यहां तक पूछा जाता है, ठीक है? एरर यहां तक पूछा जाता है। तो अभी तक हमने यहां तक पढ़ा, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, पठन पाठन की प्रक्रिया को जारी रखिए। और ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिए। और भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और भी जोश के साथ पढ़ाएंगे, और बेसिक के साथ और भी न्यूमेरिकल्स का अभी दूसरा पार्ट आएगा। अब हम इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और इसका आगे वाला चैप्टर कब तक आए उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिए। और मुस्कुराते रहिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसका जो नोट्स है आपको यहाँ पे, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, जय महादेव विद्याकुल पे जाएंगे और वहां पे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, जिसका सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होगा उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा, और उसको आप लाइक कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ऐसे ही हंसते रहिए, और अब पूरे जोश के साथ, जी हाँ, पूरे जोश के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।